थोड़ा कंफर्म करना रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है कि नहीं। हाँ হয়ে গেছে। ओके प्रीति, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। ओके, तो गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, फिर से एक बार। अच्छा सर, चलो हम लोग कंपनी लॉ क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट है आज ड्यू टू सम प्रॉब्लम। 5 बजे की वजह से 7 बजे हो रहा है। ठीक है सर, 7:30 बजने जा रहा है। ओके सर, ठीक है। अच्छा देखो, कंपनी लॉ में डिस्कस आज क्या करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स है और बहुत ही करेंट टॉपिक भी बोल सकते हो आप। मतलब शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का ही पार्ट माना जाता है। मतलब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर चैप्टर है तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का ही पार्ट है। बट स्पेसिफिक वे में भी इसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी है। जैसे कि बाईबैक ऑफ शेयर्स, आप लोग नाम तो सुने होंगे सर। ठीक है, बहुत पॉपुलर नाम है मार्केट का कि बाईबैक ऑफ शेयर्स। इसके अलावा आप लोगों ने और भी कुछ सुने होंगे, जैसे कि राइट इशू, बोनस इशू, ठीक है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब मार्केट में जो कंपनी बिजनेस करता है वो अपना शेयर कैपिटल वगैरह को चेंज करता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम लोग दो चीज जरूर जानेंगे। एक एज पर द लीगल कॉन्सेप्ट एंड एज पर द मतलब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। मतलब एक तो है लॉ जो हमें पढ़ना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 में, वो तो सीखना ही पड़ेगा सर। विदाउट लॉ हम लोगों का कंपनी लॉ अधूरा है। लेकिन हम लोग साथ में ये भी जानेंगे कि ये जो भी मतलब प्रोविजंस है, लाइक बाईबैक का प्रोविजंस, राइट इशू का प्रोविजंस, ये कंपनी के बिजनेस में क्या इफेक्ट करता है, क्यों करता है कंपनी बाईबैक, क्यों करता है कंपनी राइट इशू, ठीक है, क्यों करता है कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्यों देता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा मतलब स्टोरी है आज मार्केट के बारे में। तो जो स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है, आपको बड़ा मजा आएगा सर। तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों को वही सब बातें थोड़ा सा इसलिए बोल दिया क्योंकि इवन आप लोगों ने खबर भी सुना होगा, अगर जो लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड हो, मार्केट इन द सेंस आपका घर के बगल वाला मार्केट सर नहीं, मार्केट इन द सेंस शेयर मार्केट। ठीक है, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी का मिरर माना जाता है। ठीक है, मतलब जिसको देख के हम लोग इतना समझ सकते हैं कि चलो मार्केट है, मार्केट चल रहा है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी गोइंग ऑन। ठीक है, तो उस मार्केट का भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन उसके साथ साथ भी चलेगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा खबर रखा है तो खबर है सर, मार्केट में इन्फोसिस बाईबैक कर रहा है। खबर है आप लोगों के पास किसी की भी? किसी ने सुना है कि इन्फोसिस का बाईबैक आ रहा है, ऐसा कुछ 9200 करोड़ का समथिंग है खबर? हाँ वेरी सर। गुड। अरे चलो सर, आजकल तो सभी को ये अपडेटेड है। अरे बढ़िया है सर, बढ़िया। तो 9200 करोड़ का कुछ बाईबैक आज इन्फोसिस ने अनाउंस किया, कल अनाउंस किया। एक्चुअली ये अनाउंसमेंट था अप्रैल का, उसको कंफर्म मतलब रेजोल्यूशंस वगैरह पास होके मेंबर्स का वो जून में, मोस्ट प्रोबेबली 19 जून में पास हुआ मे बी। ठीक है, अब उसका प्रोसेस आज से चालू हुआ है, आज से प्रोसेस चालू हुआ है वो बाईबैक का। तो बड़ा ही इत्तेफाक का बात है, मतलब कोइंसिडेंस है कि जिस दिन कंपनी बाईबैक कर रहा है उसी दिन हम लोग भी बाईबैक के बारे में पढ़ेंगे। ये कोइंसिडेंस ही है, ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली कि हम लोग उसी चैप्टर के अंदर रहेंगे और बाईबैक पढ़ेंगे और मार्केट में भी ऐसे ही कुछ खबर चलेगा। चलो सर, पहले थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, फिर लॉ में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले न्यूज देखें। ओके, चलो पहले न्यूज देख लेते हैं। ठीक है, न्यूज क्यों देखेंगे पहले, ताकि हम लोग समझ पाए कि आज बाईबैक में क्या सीखेंगे। मैं बस लिखूंगा इन्फोसिस, इन्फोसिस बाईबैक। देखते हैं सर क्या खबर आता है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है ना सर? चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ, मैं न्यूज को भी शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा सर। हाँ गुड इवनिंग रोशनी, रोशनी गुड इवनिंग। सॉरी रोशनी, मैं भूल गया था तुझे। না ঠিক আছে। नहीं, तेरे को मैं ज्वाइन करवाया, मैं सोच रहा था कि तेरे को गुड इवनिंग बोलूंगा और उसके बीच में मैं बाईबैक में खो गया। ठीक है अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना सर? হ্যাঁ দাদা। ओके देखो, बाईबैक में बात करना चाहते हैं हम लोग और आप लोग देख सकते हो कि इन्फोसिस का 9200 करोड़ का बाईबैक का न्यूज आपके सामने खुला है। ठीक है, फ्राइडे, मतलब आज ही फ्राइडे है ना, तो 23 जून इसका लास्ट न्यूज आया था और आज से ये ओपन हो रहा है फ्राइडे को। ठीक है, तो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सर क्या कनेक्शन है इसके साथ हमारा? तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का डिस्कशन है कंपनी लॉ में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन सर, ऑलमोस्ट डन। सेक्शन सेक्शन 43 से लेके
सेक्शन 72 तक डिस्कशन चल रहा है और उसमें रिलेटिंग टू शेयर्स के बारे में 70 तक एंड 71 में डिवेंचर्स के बारे में बोला गया है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिवेंचर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, इवन नॉर्मल शेयर्स के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर चुके, लेकिन कुछ वाइटल डिस्कशन आज बाकी है। ठीक है, 61 से लेके 70 तक का कुछ एरिया जो मुझे आज आप लोगों के साथ चर्चा जोर जोर से करना पड़ेगा। आई होप कि आज आप लोग बहुत ही एंजॉय करोगे दूसरे दिन की तरह। तो चलो सर, जो भी वाइटल पॉइंट है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर लेता हूँ। आई होप सो कि सभी को याद है पुराना डिस्कशंस क्या है, ये शेयर कैपिटल डिवेंचर का लीगल पार्ट। ठीक है, जैसे शेयर ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग प्रैक्टिकल लेवल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ओके सर। तो आज बेसिकली ये चर्चा रहेगा सर, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 61 टू सेक्शन 68 का डिस्कशन है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में। और साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट या फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंटेशन सभी को दिख रहा होगा। अगर आप प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ध्यान दें, कंपनी अपना शेयर कैपिटल जो है ना मार्केट में उसको अल्टर कर सकता है, और अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए कंपनी के पास 4-5 तरीका है, जिसमें से एक तरीका कंपनी का पावर टू लिमिटेड कंपनी सेक्शन 61, राइट इशू सेक्शन 62, बोनस इशू सेक्शन 63, रिडक्शन सेक्शन 66 एंड ऑब्वियसली बाईबैक दैट इज सेक्शन 68। तो चलो मैं पहले आप लोगों के साथ 68 में बात करूंगा आज, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक करके 61 पे, 62 पे, 63 पे सारे के सारे पॉइंट में मैं बात करूंगा, ठीक है। कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल को अल्टर करने के लिए बाईबैक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। और जो बाईबैक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं वही बाईबैक मार्केट में आज ही चल रहा है, जब आज से ही चालू हुआ है। रिसेंट न्यूज है मार्केट का, स्टॉक मार्केट में कंपनी लेवल में डिस्कशन चल रहा है। जब आप लोग कंपनी में सीएस बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आप लोगों का भी मतलब काफी सारा जिम्मेदारी होता है कि कंपनी के बाईबैक प्रोसेस में आपको कंपनी में जो भी मैनेजमेंट काम है सर मैनेजमेंट का, उसमें आप ही लोगों को भागीदारी लेना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन people like chartered accountant, cost accountant and company secretary, स्पेशली कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत रोल प्लेइंग होता है। सीएसीएमए का रोल होता है नॉर्मली हिसाब किताब में, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसीडियर्स वगैरह में जो होता है ना सर, उसमें सीएस का बड़ा रोल प्ले होता है, बिकॉज पूरा लीगल कॉन्सेप्ट के साथ काम को करना पड़ता है। तो सभी का काम है सर, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप लोग जानते हो कि मार्केट में बिजनेस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। चलो सर न्यूज देखा जाए, बाईबैक का न्यूज क्या है। इन्फोसिस 9,200 करोड़ शेयर बाईबैक टू ओपन ऑन फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को ओपन हो रहा है, मतलब आज, ओके। अच्छा, द लास्ट डेट फॉर बाईबैक विल बी December 24, 2021, whichever is earlier. Infosys will utilize at least 50% of the amount earmarked as the maximum buyback size. Buyback that is 4,600 crore maximum कर सकता है, ठीक है, ओके। अर्लियर अनाउंस इन द फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये न्यूज है, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा ज्यादा, बट जो न्यूज है मैं एक बार आप लोगों के सामने इसलिए रीड कर रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़ाई करते हो वो कितना प्रैक्टिकल है उसको बताने के लिए सर। फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 21 आ रहा है। आईटी सर्विस जायंट इन्फोसिस, आप लोग जानते हो बहुत ही बड़ा कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। 9,200 करोड़ का बायबैक है, प्लान इज शेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम June 25, दैट इज टुडे, wherein the IT major has proposed to buyback share at a maximum price of 1750। ये बाईबैक करेगा 1750 पे मैक्सिमम प्राइस, उसके बीच में वो बिडिंग होता है सर कि क्या दाम में चलेगा, इसका एक अलग ही प्रोसेस है बाईबैक का, ठीक है, कि क्या बिडिंग होगा। मैक्सिमम 1750 में। सर करेंटली क्या दाम चल रहा है इन्फोसिस का शेयर का, खबर होगा आप लोगों के पास, देख सकते हैं आप लोग सर कि करेंटली इन्फोसिस ऑलमोस्ट 1574 में चल रहा है, 1574, ओके। 1574 एक स्क्रिप का दाम चल रहा है, मतलब एक एक शेयर का दाम करेंटली इन्फोसिस का चल रहा है 1574 करके। अब कंपनी बाईबैक जो भी कंपनी का शेयर अभी तक होल्ड करके रखा था, जरूरी नहीं है कि जो बाईबैक करना चाहे तो कर देगा, मतलब ऐसा नहीं कि सभी को कंपनी फोर्स कर सकता है, किसी को फोर्स नहीं कर सकता, बट सर बहुत लोग कर देगा, बहुत लोग कर देगा, क्योंकि 1574 से ये कंपनी जो 1750 मैक्सिमम बता रहा है ना, इस जर्नी में टाइम लगेगा, 1 साल तक टाइम लगेगा। तो 1 साल तक जिनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है उनको अगर मिल जाए, ठीक है, उनको अगर मिल जाए शेयर में 1750 करके, आज अगर कोई, आज तो खरीद के आप बाईबैक नहीं कर सकते,
ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आप बाईबैक करते हो, मतलब कंपनी मार्केट से जो बाईबैक करेगा, उस बाईबैक के ऊपर कंपनी क्या करेगा कि 1750 देख के अपना ही शेयर जो पहले कंपनी इशू किया था, मतलब जिन्होंने भी कंपनी का शेयर होल्ड किया था, वो अपना बाई को बैक कर देगा। सिंपल बात है, पहले आपने बाई करा किया था, ठीक है, आप बैक कर दोगे। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इन्फोसिस का शेयर है, अगर मैं चाहूं तो मैं 1750 में कंपनी के शेयर को, कंपनी का जो शेयर मेरे पास है उसको मैं कंपनी को वापस कर दूंगा। बदले में कंपनी अपने ही शेयर ज्यादा दाम पे बाईबैक कर रहा है। सर क्यों सर, इसमें तो कंपनी का लॉस है। हाँ सर, ऑब्वियसली इसमें कंपनी का मतलब लॉस तो है ही, क्योंकि जो दाम मार्केट में चल रहा है इससे ज्यादा दाम में आप बाईबैक कर रहे हो। तो क्या रीजन हो सकता है, कंपनी क्यों बाईबैक करता है? बात आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? बड़ा सवाल है कि नहीं है? वाई बाईबैक? अच्छा खासा चल रहा था मार्केट में, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि कंपनी बाईबैक करने के लिए मार्केट में आ गया? क्या आप लोगों को कनेक्शन हो रहा है सर? बोलो ना सर, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सवाल को? हाँ दादा। वेरी गुड सर। तो वही सब चीजें दोनों कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। एक पहले हम लोग देखेंगे, मतलब पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम लोग इसका लीगल एस्पेक्ट को समझेंगे। दोनों पॉइंट में ही बात होगा, ठीक है। बाईबैक का जो लीगल एस्पेक्ट्स है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बाईबैक के बारे में क्या बोल के रखा है, जो एज ए कंपनी लॉ स्टूडेंट्स आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा सर। और साथ में हम लोग बाईबैक क्यों करता है कंपनी, इसका जो स्टॉक मार्केट लेवल का इफेक्ट है, मैं उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में कुछ बातें जरूर बोलूंगा, ठीक है। नॉर्मली वो मैं स्टॉक मार्केट क्लास में भी बोलता हूं, बट यहाँ पर भी मुझे बोलने का जरूरी आ गया सर, तो मैं दोनों पॉइंट को कंबाइन करके ही बात करूंगा। तो बाईबैक के बारे में सेक्शन 68 से लेके 70 तक में बोला गया है, ठीक है, जिसमें सेक्शन 68 में बोला गया है पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। मतलब ऐसा कब कब कंपनी के पास पावर होता है कि कंपनी अपना ही सिक्योरिटीज, मतलब अपना ही शेयर्स मार्केट से परचेस कर सकता है। जो मार्केट में वो पहले इशू किया था उसी को कंपनी फिर से खरीद लेगा। हाउ एंड वाई एंड मतलब क्यों, हाउ वे एंड वाई किस तरह से कर सकता है, अलग अलग सवाल आपके मन में चल रहा है। फिर सेक्शन 68 के बाद हम लोग और भी कुछ सेक्शंस है, ठीक है, सेक्शन 68 देन सेक्शन 68 में भी कुछ पॉइंट अभी चलेगा, ठीक है। फिर आएगा सेक्शन 69। सेक्शन 69 में, सेक्शन 69 बताता है सर ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक्चुअली ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में जो लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हो उनको पता होगा। सीआरआर अकाउंट बोल के एक अकाउंट होता है जहां पर कंपनी अपने ही कैपिटल को रिडीम करने के लिए रिजर्व बना के रखता है। मैं आगे बात करता हूं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में, ये 69 में मुझे बताना पड़ेगा। और एक ऐसे सेक्शन 70 जिसमें ये भी बहुत ही वाइटल पॉइंट माना जाता है। क्यों सर वाइटल पॉइंट क्यों? सेक्शन 70 में प्रोहिबिशन फॉर बाईबैक के बारे में कहा गया है कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिस सर्कमस्टेंसेस में कंपनी बाईबैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोगों को यही सब बातें जानना है सर, आज मजा आएगा कि बाईबैक करने के पीछे पावर क्या है, कंपनी बाईबैक कहां से करता है, इतना पैसा कहां से जुगाड़ करेगा कंपनी, सीआरआर का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, और कंपनी को कब ऐसा होता है कि कंपनी बाईबैक कर नहीं सकता, ठीक है। तो किस सर्कमस्टेंसेस में कंपनी के पास बाईबैक करने का मतलब जो पावर है वो छीन लिया जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे सर आज। ओके सर, वेरी गुड। तो चलो सर, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट मटेरियल से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये वाला बातें मैं ना स्टॉक मार्केट में भी बात करता हूँ। जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास पहले कभी किए हो या फिर बेसिक्स कंप्लीट किए थे, मेरे पास है कोई कोई मुझे पता है, उनको पता होगा सर। ये देखो सर, ये स्टॉक मार्केट में भी ना इस चैप्टर को मैं एक अलग ही नाम से बताता हूँ। इसका नाम क्या है कि 5 कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है। मैं सारा का सारा तो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी कनेक्टेड विद योर कंपनी लॉ। 5 कॉर्पोरेट एक्शंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्टॉक प्राइस। कंपनी अपना मतलब एक्शन लेता है लेकिन उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में जबरदस्त आता है, ठीक है। इवन बाईबैक का भी इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में आता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में तो नहीं आता, लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन ये 5 कॉर्पोरेट एक्शंस में से कुछ फेमस फेमस है, जैसे डिविडेंड, ये भी आपका कंपनी लॉ का पार्ट में आता है, ठीक है। अभी मैं डिविडेंड में चर्चा तो नहीं कर सकता, ठीक है। डिविडेंड एक होता है बोनस इशू जो मुझे डिस्कस आपके साथ करना है सर आज, ठीक है। एक होता है स्टॉक स्प्लिट, ये भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। एक होता है राइट इशू, ये भी चर्चा करना है। एंड अनदर इज बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो पहले मैं बाईबैक ऑफ शेयर्स में बात कर लेता हूं सर, ठीक है। तो चलो सर, देरी किस बात की,
तो पहले थोड़ा सा ध्यान से सुन लो बायबैक क्यों है और क्या है, बड़ा ही इजी लैंग्वेज में, यहाँ पर कोई लीगल लैंग्वेज नहीं है सर, ये सिंपल बायबैक का रीजन बता के रखा है। बायबैक कैन बी सीन एज ए मेथड फॉर कंपनी टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ बाय बाइंग शेयर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। मतलब आप खुद का ही कंपनी से जो भी शेयर होल्ड किया था उन्हीं से अपना शेयर को खरीद लोगे। बायबैक करने से क्या होता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। मतलब मार्केट में कंपनी का जितना शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल जो फ्लोट हो रहा है, मतलब जो मार्केट में लोग बाई सेल करता है उसको बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग कैपिटल। ओके, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिसको लेके एक्चुअली मार्केट में बाइंग सेलिंग चल रहा है। तो कंपनी चाहता है कि जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर फ्लोट हो रहा है उसको रिड्यूस कर दे। मतलब बेसिकली रिड्यूस करना मतलब ऑल्टरेशन हो गया ना सर, लीगल लैंग्वेज में अगर बोले तो अल्टरेशन हो गया, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिड्यूस कर रहा है। हाउएवर बायबैक ऑफ शेयर इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सिंपल बोले तो इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अकाउंटिंग लैंग्वेज इसको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलता है सर। मतलब कंपनी अपना बिजनेस में रिस्ट्रक्चर कर रहा है कैपिटल लेवल में। मतलब ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस होता है इसमें अकाउंटेंट का बड़ा काम होता है। मतलब आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि सीए सीएमए का बहुत ही बड़ा रोल प्लेइंग होता है जब कंपनी अपना कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर करता है। इसके पीछे हिसाब किताब बड़ा जबरदस्त चलता है और इसका जो लीगल प्रोसीडियर है इसमें सीएस का बहुत बड़ा योगदान होता है। आई होप सर आप लोगों को अभी से समझ में आ रहा है, पढ़ाई सभी के लिए सेम है बट रोल प्लेइंग सबके लिए अलग हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सभी के लिए एक है बट रोल प्लेइंग सभी के लिए अलग हो जाता है। यही मेन डिफरेंस है। मेरे को बहुत लोग पूछते रहते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएस सीएस एंड सीएमए। ठीक है, कैसे कौन सा टफ है कौन सा इजी है, मैं सबको एक ही बात करता रहता हूँ, ना तो कोई टफ है ना तो कोई इजी है, सबका एरिया ऑफ वर्क थोड़ा अलग है बट कॉन्सेप्ट जिसमें सभी को बिल्ड होना पड़ता है वो कॉन्सेप्ट सभी के लिए सेम है। थैंक यू सर। देयर कुड बी एनी मेनी रीजन व्हाई कॉर्पोरेट चूज टू बाय बैक शेयर्स। कंपनी क्यों बाय बैक करता है? फर्स्ट थिंग, इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ए पर शेयर बेसिस। सर मार्केट में कंपनी का जितना शेयर था टोटल, ठीक है, सपोज कंपनी का 1 लाख शेयर था। अब 1 लाख में से अगर कंपनी से फॉर एग्जांपल 20,000 शेयर्स अगर विथड्रॉल कर लेता है, ठीक है, तो कंपनी का करंटली मार्केट में कितना शेयर होगा? 80,000 शेयर्स होगा। तो पहले कंपनी का नंबर ऑफ शेयर होल्डर, से फॉर एग्जांपल 1 लाख टोटल शेयर है, ठीक है, 1 लाख शेयर को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर रहे थे तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा था सर? 1 लाख शेयर होल्डर, 1 लाख शेयर है और आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसको आप 1 लाख शेयर से पहले डिवाइड करते थे, अभी आप 80,000 से डिवाइड करोगे। से फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट है सर, कंपनी के पास प्रॉफिट है 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख कंपनी का ईबीआईटी है, ठीक है, मतलब ईबीआईटी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, पैट बोल देते हैं सर, पैट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ देने के बाद। तो कंपनी के पास 10 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर इसको मैं 1 लाख शेयर से डिवाइड करूं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना हो जाता है सर? 10। वेरी गुड सर, सिंपल। अब अगर मैं 10 लाख को 80,000 से डिवाइड करूं तो 12.5। तो क्या हो गया सर, आपका पर शेयर का जो अर्निंग है ना वो बढ़ गया है ना। तो क्या हो गया सर, इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अ पर शेयर बेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस। ये एक बहुत अच्छा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में। जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना वो कंपनी का ईपीएस बहुत ज्यादा देखने का पसंद करता है। ठीक है, ठीक है, जो लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं उनके लिए ईपीएस बहुत वाइटल होता है कि जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना लोग पसंद करता है। ठीक है, तो ईपीएस अच्छा होना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है कि चलो भाई पर शेयर में कंपनी अच्छा मतलब देता है। चलो देखते हैं रियल में इन्फोसिस का ईपीएस कितना है, देख लेते हैं सर। मनी कंट्रोल में इसका डेटा हमें इजीली मिल सकता है। यू कैन सी इट हियर सर, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब वो डिवेंचर कन्वर्जन होके बाद में होता है। आई विल डिस्कस एज पर लॉ, ये भी मैं बात करूंगा, ठीक है, कि डिवेंचर कन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें ईपीएस का क्या खेल है। मतलब बेसिकली सर अकाउंट्स और लॉ, आप लोग एक चीज देख रहे हो सर, अकाउंट्स, लॉ एंड फाइनेंस, ठीक है, सब कैसे, मतलब सब एक साथ कैसे, ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को कि सब एक साथ जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तार के साथ? हाँ सर, ये सब डेटा मिलता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस करके, ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस करके ये सब डेटा मिलता है, लेकिन लॉ के साथ किस तरह से सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, चलो सर डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट मैं आपसे बाद में बात करूंगा।
फिलहाल मैं आपसे सिंपल ईपीएस में बात करता हूँ। यू कैन सी इट हियर कि इसका फाइनेंशियल देखो और इसका ईपीएस देखो सर। 60 रुपीज पर शेयर ईपीएस था। 71 मार्च 2017 का डेटा, 18 का डेटा, 19 में थोड़ा कम हो गया था, 20 में थोड़ा और इंक्रीज हुआ, 21 में 42 पर शेयर का ईपीएस चल रहा था। ठीक है, तो ये अर्निंग पर शेयर में कितना अर्निंग कंपनी करके दे रहा है अपने शेयर होल्डर को, ये बहुत वाइटल डेटा माना जाता है। और ये जब भी पॉजिटिव लेवल में होता है तो लोग इन्वेस्ट करने के टाइम पे बहुत अच्छा सोचते हैं कंपनी के बारे में। अब यही डिपेंड करता है, कंपनी अपना ईपीएस को बढ़ाना चाहता है बाईबैक करके, तो बाईबैक करने का पीछे और एक बड़ा रीजन है। अब देखो ये सब बातें आम आदमी को समझ नहीं आता, वो सिर्फ ईपीएस का डेटा देखता है। एक साधारण इंसान जो थोड़ा यूट्यूब से कुछ सीखा है, ठीक है सर, वो सिर्फ उसका ईपीएस का डेटा को देखेगा, लेकिन उस ईपीएस के डेटा के पीछे क्या बैकग्राउंड छुपा हुआ है वो समझने का कोशिश कम करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि करता नहीं है, लेकिन सवाल है सर वही, किसी भी चीज पे कंप्लीट नॉलेज होना और किसी भी चीज पे बस हाँ होता है ईपीएस, आई नो आप ईपीएस, ठीक है, तो ये एक बात होता है। आई नो ईपीएस एंड ईपीएस का बैकग्राउंड दोनों में फर्क हो गया ना सर, वही सर और कुछ नहीं। तो इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ए पर शेयर बेसिस टू कंसोलिडेट देयर स्टेक इन द कंपनी। अब व्हाट इज दिस कंसोलिडेट देयर स्टेक इन द कंपनी? मानो कि कंपनी अपना शेयर बाईबैक कर रहा है, तो बाईबैक जब कंपनी करता है तो मतलब कंपनी क्या कर रहा है, अपना जो मार्केट में शेयर है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर है, वो कंपनी क्या कर रहा है, मार्केट से विथड्रॉल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में था, दैट इज ओपन मार्केट। हाँ सर, आउटस्टैंडिंग शेयर जो मार्केट में है, इसका मतलब क्या, ओपन मार्केट। और ओपन मार्केट में कोई भी शेयर खरीद सकता है, आप भी, मैं भी, कोई भी कंपनी खरीद सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद सकता है, एवरीथिंग मतलब हो सकता है। ओपन मार्केट में अगर शेयर है तो वो भी सारा का सारा शेयर कोई भी खरीद सकता है। अब ओपन मार्केट में जब भी कंपनी का शेयर ज्यादा हो जाता है ना, तो कोई भी जब खरीद लेगा तो कंपनी का अपना स्टेक, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपने कंट्रोल से छूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है ना सर, अगर किसी कंपनी में किसी का भी 51% शेयर होल्डिंग हो जाए तो वो कंपनी आपका हो जाता है। मतलब बेसिकली 51% स्टेक मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर, और मेजोरिटी ऑफ शेयर जिसके तरफ, कंपनी का कंट्रोलिंग उसके तरफ। तो ऐसे भी होते हैं कि कंपनी जब देखता है कि अपना कंट्रोल छूट रहा है तो कंपनी बाईबैक कर लेता है। कि कंट्रोल नहीं छूटना है, कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, कंपनी का जो कंट्रोल है, दैट इज कंपनी मेजोरिटी ऑफ स्टेक अपने पास रखना चाहता है, वो मेजोरिटी कभी भी कंपनी छोड़ने नहीं देना चाहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि इन्फोसिस शेयर होल्डिंग पैटर्न, चलो देखते हैं। आई होप कि आप लोग पूरा समझ रहे हो, एकदम एक एक करके बैकग्राउंड को समझ पा रहे हो कि क्यों बाईबैक, किस लिए बाईबैक, तभी तो आप लीगल कॉन्सेप्ट समझ पाओगे ना सर, ऐसे थोड़ी समझ जाओगे। जस्ट अ सेकेंड सर, मनी कंट्रोल से इन्फोसिस शेयर होल्डिंग पैटर्न, मनी कंट्रोल देखते हैं। एक रफ डेटा, ये कितना सही है, मोटा मोटी सही रहता है, बट फिर भी चलेगा बिकॉज लोग यूज करते हैं मनी कंट्रोल बहुत ज्यादा। मैं देखता हूँ सर कि यहाँ पर मुझे मिलता है कि नहीं है। फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग, यस मिला सर। देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, शेयर होल्डिंग का चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, टेल मी सर। हाँ सर। अगर आप थोड़ा सा नजर डालो तो इसमें कलर दिया हुआ है, जो ब्लू है वो प्रोमोटर है। प्रोमोटर मतलब जिन लोगों ने कंपनी को बनाया, इनके हाथ में ऑलमोस्ट 13% शेयर होल्डिंग है। ठीक है सर, ये एफआईआई है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनके हाथ में कंपनी का ऑलमोस्ट 32.67% शेयर होल्डिंग है। सर डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक एलआईसीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंडिया में जो भी कंपनीज है, इनके हाथ में ऑलमोस्ट 23.1% शेयर होल्डिंग है। एंड पब्लिक जो है, हम लोग जैसे लोगों के पास कंपनी का 30.93 मतलब 31% लोगों का शेयर होल्डिंग है, और बाकी कुछ अदर्स के पास 0.35% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, ये करंट ट्रेंड है कंपनी लेवल में। ठीक है, प्रोमोटर तो जब भी कंपनी देखता है कि भाई उसका मतलब कंट्रोलिंग कम हो जा रहा है, तो ये भी एक रीजन होता है कि वो अपना कंट्रोलिंग को वापस पाने के लिए बाईबैक करता है। ओके सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, या फिर कोई सवाल है तो कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है बट इतना भी ट्रिकी नहीं है,
या आप समझ ना पाओ? बोलो सर। क्लियर है सर अभी तक? बोलो ना। क्लियर है। ओके सर। तो improve the profitability on a per share basis, consolidate a stake in the company to prevent other companies from taking over। वही मैं आपको बोल रहा था कि दूसरा कोई कंपनी, एक ही दोनों पॉइंट सेम टाइप का बात कर रहा है कि दूसरा कोई कंपनी उस कंपनी का शेयर ज्यादा लेके अपना टेक ओवर ना कर ले, टू शो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोमोटर्स अबाउट देयर कंपनी। अब प्रोमोटर भी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि भाई चलो हम अपने कंपनी, हमारे पास इतना पैसा है कि हम मार्केट में बहुत इजीली अपने आप को बना सकते हैं, तभी तो आज 1540 का शेयर को 1750 में बेचने के लिए रेडी है। कौन करेगा सर? मार्केट में जो दाम चल रहा है इससे ज्यादा दाम में आप अपना शेयर को मार्केट में सेल करोगे, मतलब बेसिकली बाई कर रहे हो अपना ही शेयर। तो इसमें कॉन्फिडेंस तो दिखता है प्रमोटर का कि मतलब बिजनेस में इतना दम है कि हम ज्यादा दाम दे के भी अपना ही शेयर्स मार्केट से खरीद सकते हैं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कंपनी के पास, इतना कैश है कंपनी के पास। ठीक है, ये मार्केट में जो और भी शेयर होल्डर्स है जो बाईबैक नहीं करेगा या फिर जो कंपनी का शेयर में होल्डिंग रखेगा, उसके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला बात है कि चलो भाई कंपनी में दम है। ठीक है, एंड टू सपोर्ट द शेयर प्राइस फ्रॉम डिक्लाइनिंग इन द मार्केट। बाईबैक करने से और एक चीज होता है सर, मार्केट में जो शेयर प्राइस है, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस देख लेता है कंपनी का कि आज 1540 है शेयर का दाम, ठीक है, तो ये इन्फोसिस, रिलायंस जैसे कंपनीज ना बहुत बीच बीच में आप देखोगे इन्फोसिस बहुत ज्यादा करता है कि बीच बीच में ना मार्केट का कॉन्फिडेंस को लेने के लिए ये बाईबैक कर लेता है। ठीक है, और ये बाईबैक के कारण क्या होता है, बहुत सारा लोग फिर से शेयर होल्ड करता है और फिर वो उम्मीद में रहते हैं कि फिर से अगर बाईबैक होता है तो मैं भी मार्केट से बाईबैक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में कंपनी का शेयर जो है वो डिक्लाइन नहीं होता, तो मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट नहीं होता, उल्टा पॉजिटिव सेंटीमेंट रह जाता है। ठीक है, when a company announces a buyback, it signals the company's confidence about itself, hence this is usually positive for the share price। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में आप ज्यादा कुछ नहीं देख पाओगे। ठीक है, इवन अब इन्फोसिस का बाईबैक के न्यूज के कारण लास्ट कुछ दिनों में क्या इफेक्ट आया है इन्फोसिस का, अगर मैं लास्ट 5 दिन या 5 दिन का देखते हैं सर। देखो सर, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में इन्फोसिस बाईबैक करने वाला है, तो मार्केट में देखो इन्फोसिस का शेयर लास्ट 5 दिन में 74 रुपीज का इंप्रूवमेंट दिया है सर। ठीक है, इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है इसका बाईबैक करने का डिसीजन। ठीक है सर, ये होता है फाइनेंशियल मतलब चीड़-फाड़ विद लॉ। ठीक है, फाइनेंशियल चीड़-फाड़ विद लॉ। ठीक है, इस तरह से अगर आप सोच समझ रखते हो तो आप अपना फाइनेंशियल एंड कंपनी लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक करके ना बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने पर्सनल करियर में, एज वेल एज जब आप किसी कंपनी के लिए भी काम करोगे तो आपका सोच बहुत हेल्प करेगा कंपनी को, ये मैं तो आपको गारंटी दे सकता हूँ सर। ओके सर, समझ तो आया। ठीक है, ये था बेसिक बाईबैक का बैकग्राउंड। ओके सर, आप लोग को बाईबैक का बैकग्राउंड तो समझ आ गया, लेकिन सर अभी ये बाईबैक करने के पीछे का लीगल एस्पेक्ट्स तो बता दो जो एग्जाम के लिए बहुत वाइटल है। यस सर, एग्जाम के लिए बैकग्राउंड भी वाइटल था और एग्जाम के लिए लीगल एस्पेक्ट्स तो और ज्यादा वाइटल है कि सेक्शन 68 से लेके 70 तक कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 में बाईबैक के बारे में क्या बोलता है। ठीक है, बाईबैक इज द रीएक्विजिशन बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी। सिंपल, इट इज अ वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू इट्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स को अपना पैसा रिटर्न कर देता है एक तरह से। सेक्शन 68 टू सेक्शन 70 कंटेन प्रोविजंस फॉर बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय इशूअर कंपनी, मतलब जो कंपनी इशू किया था, जैसे कि इन्फोसिस हमारे एग्जांपल पे। दे आर स्टेटेड एज अंडर पावर ऑफ ए कंपनी टू परचेज इट ओन सिक्योरिटीज। सेक्शन 68 क्या बताता है इसके बारे में, चलो देखते हैं सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सर सोर्स ऑफ बाईबैक। ठीक है, बाईबैक सेक्शन 68 में बताते हैं और कंपनी को पावर भी देता है। ठीक है, टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस। अपना ही सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए कंपनी के पास कैसे पावर आता है और वो पावर कैसे यूज करता है कंपनी। सबसे पहला बात, इतना सारा पैसा कंपनी 9200 करोड़ का बाईबैक करेगा बोल रहा है, तो ये 9200 करोड़ का बाईबैक करेगा, ये कंपनी कैसे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू परचेज शुड बी मेड आउट ऑफ। कहां से मिलेगा इतना पैसा। हाँ सर, इन्फोसिस जो 9200 करोड़ का बाईबैक करेगा, इतना पैसा आएगा कहां से। ठीक है, इसके लिए कंपनी कौन सा फंड यूज करेगा, कंपनी क्या अपना प्रॉफिट को यूज करेगा। हाँ सर, कहां से इतना फंड आएगा कंपनी का, 9200 करोड़ कोई कम रकम नहीं होता, तो इतना फंड कंपनी वापस करके क्या क्या करेगा, मतलब कहां से करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीगल मैटर हमें ये सिखाते हैं कहां से करेगा, कैसे करेगा।
तो कंपनी अपना फ्री रिजर्व यूज करते हैं, ठीक है। ये अकाउंट्स में सिखाया जाता है सर फ्री रिजर्व, लेकिन ये अकाउंट्स में जो बनाया जाता है ये फ्री रिजर्व हो। दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का मतलब होता है कंपनी जब शेयर इशू करता है, शेयर इशू के टाइम पे, यू ऑल नो सर, बचपन से आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करता है, ठीक है, शेयर इशू करने के टाइम पे ऐसा होता है ना सर कि 10 टका का शेयर 12 टका में, हाँ 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में इशू होता है, तो फिर 2 टका क्या हो जाता है सर, प्रीमियम। इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब रियल लाइफ में कंपनी काम करता है ना, वहां पर सिर्फ 2 टका का बात नहीं होता, करोड़ों का बात होता है। कैसे सर, एक एग्जाम्पल। चलो सर, एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुआ, कंपनी का नाम है श्याम मेटेलिक्स। श्याम मेटेलिक्स और एक था सोना कॉमस्टार बोल के, ठीक है। मैं आपको श्याम मेटेलिक्स से ही बोलता हूँ, इसके बारे में भी एक एनालिसिस मैंने दिया था हमारे स्टॉक मार्केट ग्रुप में, कि मैं सोचा था, इवन मेरा एक फ्रेंड भी है इसी कंपनी में, उसको ईसॉप मिला है सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। वो श्याम मेटेलिक्स में सीएस है, ठीक है। तो उसे एज एन एम्प्लॉय कंपनी का एवरीथिंग मिला, इवन कंपनी का बाईबैक प्रोसेस में उसने भाग भी लिया, सॉरी बाईबैक बोल रहे, इशू आईपीओ इशू में कंपनी का जो रिसेंट आईपीओ आया है, ये एकदम रिसेंट लॉन्च है, मतलब कल ही मार्केट में हिट किया है ना सर। जो लोग मार्केट जानते हो वो लोग तो जरूर जानोगे सर, श्याम मेटेलिक्स कल ही हिट किया ना। प्रिया शुभ को पता होगा? हाँ सर। यस सर। ओके, रोशनी को भी पता है, ज्योति को भी पता है, वेरी गुड सर। तो श्याम मेटेलिक्स, वेरी गुड, आई नो सर, किसको पता होता है, और जरूरी नहीं कि जिन लोगों का नाम मैं लिया उसी को पता है, बाकी लोगों को भी पता हो सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो श्याम मेटेलिक्स का शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था 306 में, ठीक है। मतलब इसका लिस्टेशन प्राइस था 306, और वो जिस दिन मार्केट में आया उसी दिन ये अपना अपर कैपिट, मतलब जो अपर सर्किट है, अपर सर्किट को ब्रेक ये नहीं किया, लेकिन फिर भी ये स्टॉक जिस दिन मार्केट में आया उसी दिन ऑलमोस्ट 391 के आसपास में चला गया था सर, 391 के आसपास। इसका मतलब ये सेम डे पे ही प्रीमियम में इशू हो गया, और 306 से भी ज्यादा, मतलब इसी को हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जो इशू प्राइस 306 था और वो मार्केट में सेम डे पे हिट हुआ 399, तो जो एक्स्ट्रा कलेक्शन कंपनी कर रहा है ये प्रीमियम कलेक्शन है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी सब चीज को हम लोग प्रीमियम कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी का एक इशू, इवन कंपनी का फेस वैल्यू से कंपनी जितना ज्यादा करेगा उसी को प्रीमियम बोलते हैं, तो ये भी प्रीमियम वैल्यू है, लेकिन इससे भी ज्यादा अमाउंट से कंपनी मार्केट में हिट किया, मतलब जिस दिन मार्केट में लिस्टेशन हुआ उसी दाम में, ओपन कितने में दाम में हुआ देखो ना, 306 का प्राइस था, 378 में ओपन हुआ, मतलब आप समझ रहे हो, ये हो गया कंपनी का प्रीमियम। उसके बाद तो मार्केट डिमांड सप्लाई में शेयर में इंप्रूवमेंट आया, ठीक है। सिमिलरली और एक कंपनी था सोना कॉमस्टर, सोना BMW, ये एक इंडिया बेस्ड क्या बोलते हैं सर उसको, गाड़ी का वो स्टीयरिंग वगैरह बनाते हैं, सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिंग्स, ठीक है। जर्मन के साथ, जर्मन में इनका फैक्ट्री है, इंडिया में भी इनका फैक्ट्री है, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी एज पर आवर क्लास एनालिसिस, और ये भी मार्केट में ऑलमोस्ट 4% प्रीमियम में लिस्टेड हुआ। ये 291 ऐसा कुछ इनका शेयर प्राइस था, और ये भी मार्केट में 387 में ओपन हुआ, ठीक है। आप देख सकते हो, ये भी रिसेंट का बात है, एकदम कल का ही बात है सर, सभी चीज एकदम कल का ही बात मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ। सर कहना क्या चाहते हो? सर वही मैं कहना चाहता कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो कंपनी का पैसा आता है, वो वही पैसा है जो प्रीमियम के थ्रू से कंपनी को मिलता है, ठीक है। जो कंपनी का इशू प्राइस है, इशू से जितना ज्यादा कंपनी को रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अमाउंट कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम में रखता है, और बाद में जब कंपनी इस तरह का बाईबैक वगैरह करता है, तो प्रीमियम अकाउंट में जितना पैसा जमा होता है वहीं से बाईबैक करने का प्रोविजन है एज पर 68 सबसेक्शन 1। एंड और एक सोर्स है सर, प्रोसीड्स टू इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब इस शेयर इशू करने के टाइम पे नॉट जस्ट प्रीमियम, अगर दूसरा और भी कुछ अमाउंट कंपनी को मिलता है, वो भी अमाउंट कंपनी अपने शेयर अकाउंट में रख सकता है, वो अमाउंट भी कंपनी यूज कर सकता है बाईबैक के टाइम पे। तो बाईबैक करेगा तो उसका 3 सोर्स क्या हो गया, एक फ्री रिजर्व हो गया, एक सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एक फ्री रिजर्व, एक सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड
सिक्योरिटीज। हाउएवर बाईबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर अदर स्पेसिफाइड में जैसे डिवेंचर आ सकता है, प्रेफरेंस आ सकता है, ठीक है। बाईबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर ये भी आ सकता है सर, जैसे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन और अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब इस अदर सिक्योरिटीज के अंदर ईसॉप भी आता है, मतलब जो एम्प्लॉय को मिलता है। मैं आपको आगे बताता हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बारे में, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बारे में मैं आगे चर्चा करता हूँ, वो भी बहुत वाइटल है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है। स्वेट इक्विटी भी बोल सकते हैं, आई विल डिस्कस सर आगे आगे। कंडीशंस फॉर बायबैक, सेक्शन 68 सबसेक्शन 2, सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 बायबैक का कंडीशंस को बताते हैं सर। कंपनी शैल नॉट परचेज इट्स ओन शेयर ऑन अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। मतलब इन्फोसिस के आर्टिकल में सबसे पहले तो आप इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यू ऑल नो व्हाट इज एओए, ठीक है। ये कंपनी का रूल बुक होता है, तो कंपनी के रूल बुक में इसके बारे में बताना जरूरी है। अगर आप रूल बुक में नहीं बताते हो तो आप नहीं कर सकते। और सर दूसरा पॉइंट, कंपनी को मीटिंग बुलाना पड़ता है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशंस करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशंस मतलब 75% मेजोरिटी होना चाहिए। कंपनी का जितना मेंबर है वो अगर 75% मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर अगर रेजोल्यूशंस में हाँ बोलता है, तभी जाके कंपनी जनरल मीटिंग में कंपनी रेजोल्यूशन पास करा के तभी बायबैक कर सकता है। ओके सर, याद रखिए सर, स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा जनरल मीटिंग बुला के, और फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन बुला के ही आप बायबैक कर सकते हो। ऐसे ही नहीं मन हो गया चलो बायबैक करते हैं, नहीं, ऐसे टाटा बाय बाय नहीं होता है, ठीक है। मन से कुछ नहीं होगा, परमिशन लेके करना पड़ता है। एक्सेप्शन भी है, स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी। सर ऐसा भी कुछ सिचुएशन है जहां पर कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशंस बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। The buyback is 10% or less of the total paid up equity capital and the free reserve of the company। अगर कंपनी का टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल या फ्री रिजर्व का 10% से अगर कम है तो फिर रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है। सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग है वहीं पर हो जाएगा बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट इट्स मीटिंग। मतलब बोर्ड मीटिंग में ही बात बन जाएगा। मतलब कंपनी का जो चेयरमैन और सीईओ सीएफओ लेवल में जो बोर्ड है सर, चार्टर्ड सीएस लेवल में, बोर्ड मीटिंग में ही बात बन जाएगा, ठीक है। अलग से मेंबर्स का मीटिंग बुलाने का जरूरत नहीं है, ये बोर्ड कर सकता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है सर, ठीक है, समझ में आएगा सर, एक्सेप्शन याद रखिएगा। The buyback is 25% or less of the aggregate paid up capital and free reserve of the company. It is provided that the buyback of equity share in any financial year shall not exceed 25% of its total paid up capital in that financial year. मतलब 25% से ज्यादा नहीं कर सकते आप बाईबैक किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। जितना आपका टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उससे 25% से ज्यादा बाईबैक तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी याद रखिए सर। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट डेब्ट्स, आप लोग लीगल मैटर समझ रहे हो, आप लोग बाईबैक का बैकग्राउंड समझे, आप लोग बाईबैक करने के पीछे शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट भी समझे, बट इसके पीछे लीगल एस्पेक्ट्स है, ये बैकग्राउंड है बाईबैक का। द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट डेब्ट्स सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेब्ट मतलब डिबेंचर का बात कर रहा है, ठीक है। ओड बाय द कंपनी आफ्टर बाईबैक इज नॉट मोर देन, मतलब आप बाईबैक कर रहे हो मतलब अपने ही पैसे से अपना ही कंपनी का शेयर मार्केट से उठा ले रहे हो अपना कंट्रोल पाने के लिए, या फिर जो भी रीजन हम लोगों ने यहाँ पर बताया था, ये सारा का सारा रीजन हो सकता है। आपका बाईबैक करने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, इसमें टॉप 5 रीजन मैंने आपको बताया, ये टॉप 5 रीजन है जो जिसके कारण कंपनी मार्केट में बाईबैक करता है। लेकिन यहाँ पर और एक बात यहाँ पर बोल रहा है कि आप बाईबैक करो, लेकिन जब आप बाईबैक करते हो द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट डेब्ट्स, ठीक है, मतलब जो डेब्ट आप मार्केट में बाईबैक, मतलब जब भी आप बाईबैक करते हो तो आपके कंपनी का जो डेब्ट है, ठीक है, डेब्ट मतलब जो लोन है आपका, जो डिवेंचर्स है बेसिकली, ठीक है, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड। सर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मतलब, सिक्योर्ड मतलब जो लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी है, मतलब आपने किसी को कुछ सिक्योरिटी देके रखा है, ठीक है, कि अगर लोन नहीं दे पाए तो फिर ये हो सकता है, मतलब उसका वो अमाउंट आप ले सकते हो। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके बेसिस पे कुछ नहीं होता है। जैसे सिंपल बात होता है ना, आप लोन लेने जाते हो और अगर आपका जमीन आप मॉर्गेज रखते हो तो फिर वो जो जमीन आपने मॉर्गेज रखा वो आपके लिए सिक्योर्ड लोन हो गया। और अगर आपको बिना किसी मतलब जमीन या बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के बिना अगर आपको लोन मिलता है दैट इज अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहे थे, रेशियो ऑफ द एग्रीगेट डेब्ट्स ओड बाय द कंपनी आफ्टर बाईबैक, बाईबैक करने के बाद नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व, उसका 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पेड अप कैपिटल एंड उसका फ्री रिजर्व का जो अमाउंट है,
ठीक है, ये डेब्ट का अमाउंट उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इट इज प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सर इसके पीछे सिंपल लॉजिक काम कर रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंस दिखा के मार्केट से आप बहुत कॉन्फिडेंस दिखा के मार्केट से क्या कर रहे हो, मार्केट से अपना ही शेयर उठा रहे हो और आपका मार्केट में लोन पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तब तो बहुत गलत बात होगा। तो बोल रहे कि आप बाईबैक कर लो, लेकिन बाईबैक करने के बाद आपका फ्री रिजर्व और टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 2 गुना अमाउंट, मतलब उसका जो ट्वाइस अमाउंट होता है उससे ज्यादा तो डेब्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको बता दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, बट मार्केट का लोन को भी आप ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, it is provided that the government may prescribe a higher ratio of the debt to capital and free reserve for a class or classes of companies। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट कई बार प्रेस्क्राइब करते हैं कि रेशियो ज्यादा कर सकता है कि आपका डेब्ट और कैपिटल का जो रेशियो है, या फिर कैपिटल मतलब आपका रिजर्व के साथ जो रेशियोज है वो गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। द एक्सप्रेशन फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब फ्री रिजर्व को क्या, फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रखा जाता है। फ्री रिजर्व मतलब जहां से कंपनी इजीली पेमेंट कर सकता है, मतलब वो कंपनी अपने प्रॉफिट से ही अलग करता है। ये सब अकाउंटेंसी में सिखाया जाता है सर। ठीक है, ये सब अकाउंट्स का पार्ट है कि कंपनी को फ्री रिजर्व बनाना पड़ता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या कॉर्पोरेट अकाउंट का पार्ट है। एडवांस लेवल में अकाउंट्स का फ्री रिजर्व होता है। ये सब मैम के पास जब अकाउंट्स करोगे आप लोग तब आप लोग सीखोगे। ठीक है, अकाउंट्स में फ्री रिजर्व बनाया जाता है और उस फ्री रिजर्व से कंपनी अपना पेमेंट कर सकता है। इवन इस फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। ठीक है, याद रखिए सर। ओके, ऑल द शेयर्स आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ बाईबैक आर फुल्ली पेड अप। ठीक है, मतलब जो भी शेयर्स आप कर रहे हो, बाईबैक कर रहे हो, उसका फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर्स का बाईबैक नहीं हो सकता। बाईबैक ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। सर 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताओ जो मार्केट में हम लोग जानते हैं। 3 है नॉर्मली एक्टिव, बता दो सर। एक बीएसई, BSE, NSE, और एक है सर जो मार्केट में एक्टिव है। कोलकाता, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हाँ इसमें मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वगैरह सीएससी के थ्रू से नहीं होता है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्सचेंज को एक्टिव अभी भी रखा गया है। इवन इसमें इस सीएससी के ऊपर बीएसई का कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है। बाकी जितना सारा शेयर मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज था सभी को बंद कर दिया गया। ठीक है, सभी को बंद कर दिया गया, बट कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्टिल फंक्शनिंग सर। यहाँ पर अभी भी कंपनी लिस्टेड होता है, इवन अभी भी इसका ऑफिशियल काम होता है। ओके सर, the buyback of shares or other specified securities listed on any recognized stock exchange in accordance with the regulations made by SEBI in this behalf. The buyback in respect of shares or other specified securities other than those specified in clause F, ठीक है, in accordance with rules as may be prescribed section 68 subsection 2. Okay, no issue sir. Sir, now procedure before buyback. अब इन्फोसिस बाईबैक तो कर लेगा। इन्फोसिस का बाईबैक तो आज से चालू हो गया सर, आप लोग तो खबर देख ही रहे हो। लेकिन आप खबर तो देख रहे हो, लेकिन अब इसका प्रोसीडियर क्या है ना सर। इन्फोसिस का ये खबर तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, आप ये मिनट पे देख रहे हैं हम लोग, आप किसी भी न्यूज कंपनी का चैनल देखो आपको दिख जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट इसका प्रोसीडियर क्या है, क्या प्रोसीडियर फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 3, द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जिस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया था टू बी पास्ड, शैल बी accompanied by an explanatory statement। उस पर्टिकुलर मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्टेट करना पड़ा था, जिसमें ए फुल कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जो भी जरूरी बातें हैं। मटेरियल मतलब वैल्यूएबल, मटेरियल मतलब वैल्यूएबल। ओके सर, बाईबैक करने का जरूरत क्यों हो गया। क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी परचेज अंडर द बाईबैक, मतलब आप कौन सा शेयर सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो। द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द बाईबैक, जैसे इसके केस में हम लोगों ने देख रहे हैं सर 9200 करोड़ का अमाउंट है। द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, कितना दिन के अंदर आप बाईबैक कंप्लीट करोगे, टाइम लिमिट कितना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ना सर, 1 साल ऑलमोस्ट दिसंबर का कुछ कहानी बता रहा था, कितना दिन के अंदर आप वो अपना बाईबैक को कंप्लीट करेगा। ये हम लोग अभी देखा, ये न्यूज के अंदर भी हम लोगों ने देखा। द बोर्ड अप्रूवल, ये देखो सर, ये बोर्ड ही कर रहा है, मतलब इसके लिए जनरल मीटिंग का जरूरत नहीं पड़ा। ये बात समझ में आ गया सर, मतलब ये कंपनी का 10% से कम है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का 10% अमाउंट से कम है, तो अगर उससे कम रहेगा तो फिर उसके लिए रेजोल्यूशन पास करने का जरूरत नहीं है जनरल मीटिंग में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर।
यही सब काम होगा कंपनी लॉयर का, मतलब ऐसे सीएस बहुत ज्यादा रोल प्ले है, सीए का भी बहुत ज्यादा, सीएमए के हिसाब से भी। द बोर्ड अप्रूवल फॉर द बायबैक वाज ग्रांटेड ऑन April 14, 2021 एंड द शेयर होल्डर नोट वाज रिसीव्ड ऑन June 19, इस मंथ में हुआ शेयर होल्डर का नोट इस बार मिला, मतलब शेयर होल्डर से भी परमिशन लिया गया। एंड द कंपनीज, ओ अच्छा सॉरी सर, बोर्ड ने अप्रूवल किया एनुअल जनरल मीटिंग में, इसका मतलब रेजोल्यूशन पास किया गया सर, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था। बोर्ड अप्रूवल किया है बट जनरल मीटिंग में किया है, मतलब 10% से ज्यादा है तभी तो स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाया होगा एजीएम में। द आईटी मेजर सेड इन ए रेगुलेटरी फाइलिंग, ठीक है। Infosys has issued a public announcement on June 23 in various newspaper for the buyback of its security shares from the open market through the stock exchange route. A regulatory filing said on Wednesday. कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड को अपॉइंट किया गया मैनेजर ऑफ द बायबैक। कोटक महिंद्रा कैपिटल को बायबैक करने के लिए अपॉइंट किया गया कि जो भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस कोटक महिंद्रा कैपिटल फॉलो करेगा, ठीक है। दे आर बेसिकली कौन होते हैं इस तरह का कंपनीज, ये सब होते हैं मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज सर, ठीक है। आप लोग ऐसे कंपनीज के लिए भी अपना नॉलेज बढ़ाते जाओ ताकि ऐसे कंपनीज में भी आपको काम करने का, आप ही लोगों से काम करवाते हैं कंपनी, ठीक है। आप लोगों का ऑब्जेक्ट प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट है आप लोगों से, डोंट वरी, आप लोग इसी तरह से अपना नॉलेज को बढ़ाते जाओ, बहुत अच्छा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। क्योंकि और किससे काम करवाएगा, और किससे काम करवाएगा, क्योंकि इंडिया में इस इतना नॉलेज और कौन लेता है, और कोई नहीं लेता, तो आप ही लोगों से काम करवाएगा, ठीक है सर। तो जितना नॉलेज रखोगे उतना इजी रहेगा आप लोगों के लिए। मतलब मैं तो सर थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना मेहनत बढ़ाओ घर पे और ज्यादा से ज्यादा और पढ़ो। मैं अगर 2 लाइन ज्यादा पढ़ा दूं, आप 5 लाइन ज्यादा पढ़ो घर पे, इसमें क्या होगा, समझ के पढ़ो, सोच के पढ़ो, तो क्या होगा, आपका ही बिजनेस नॉलेज बढ़ेगा और आपका एग्जाम का नॉलेज भी बहुत, मतलब एग्जाम का मार्क्स भी बहुत इफेक्ट देता है उसके ऊपर डिपेंड करके। Time limit for completion of buyback section 68 subsection 4 state that every buyback shall be completed within 12 months from the date of passing the special resolution or a resolution passed by the board at the general meeting authorized for the buyback, ठीक है। 12 months के अंदर हो जाना चाहिए। Whose securities are to be purchased under buyback? According to section 68 subsection 5, the buyback under subsection 1 may be from the existing shareholder or security holders on a proportionate basis from the open market by purchasing the securities issued to employees मतलब of the company pursuant to scheme to stock option or sweat equity। मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो दिया था वो भी ले सकता है, ठीक है। इवन एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉय भी छोड़ सकता है, एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरा दोस्त जो श्याम मेटेलिक्स में है, उनको इसॉप के थ्रू से कंपनी का शेयर मिला है आईपीओ के टाइम पे, ठीक है। वो मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए इसॉप, वो भी इसॉप ही है सर, ठीक है। मेरा जो फ्रेंड श्याम मेटेलिक्स में है सर एग्जीक्यूटिव लेवल में, तो आप समझ सकते हो कि उनको भी मिला है, तो वो भी अगर चाहे तो, अगर श्याम मेटेलिक्स कभी मतलब बायबैक इशू कर रहे हैं तो वो भी अपना शेयर छोड़ सकता है और कंपनी उनसे भी ले सकता है, ठीक है। तो ये सब सोर्स है, मतलब जो जिनसे कंपनी लेगा। Whose securities are to be purchased, ये सेक्शन 68 सबसेक्शन 5 में कहा गया है। बोलो सर, समझ में आ रहा है सर, हेलो, सबको समझ आ रहा है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये सब ओके सर, बस एक ही जन को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं समझ आ रहा है सर। ज्यादा चुप रहोगे तो मुझे डर लग जाता है। ओके सर, ठीक है, ओके ओके सर। अकॉर्डिंग टू, अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हाँ सुबह बोल, ओके सुबह, ठीक है। Declaration to solvency according to section 68 subsection 6, where a company has passed a special resolution under clause B or subsection 2, or the board has passed a special resolution under item of the provision to clause B or subsection 2 to buy back its own shares or the other securities, it shall before making such buyback करने से पहले आप सेबी के रजिस्टर, मतलब विद रजिस्टर, मतलब जहाँ आरओसी वगैरह जो कंपनी का रजिस्टर भी है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब आप इतना सॉल्वेंट हो कि आप कंपनी से अपना ही शेयर मार्केट से बायबैक कर सकते हो इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट to the effect that the board has made a full inquiry into the affairs of the company। मतलब जो कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एरिया है, ठीक है, वो कंपनी का टोटल अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से देखा है, ठीक है। ऑब्वियसली बोर्ड में इतना ऐसे नॉलेज वाला लोग तो होना ही चाहिए, ठीक है, जो कंपनी का अफेयर्स को समझ सकता है, ठीक है, इतना नॉलेज वाला लोग जरूरी है सर, ठीक है। of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities, कंपनी का मार्केट लायबिलिटी पे करने का क्षमता है, and will not be rendered insolvent
इवन वो इंसॉल्वेंट भी नहीं है, विद ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी अडॉप्टेड बाय द बोर्ड. द डिक्लेरेशन शैल बी साइंड बाय at least 2 directors. कौन साइन करेगा? at least 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director if any. ठीक है, उनमें से एक अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो. Provided that no declaration of solvency shall be filed within the SEBI by a company whose shares are not listed on any recognized stock exchange. अगर किसी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो इन दैट केस ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी सेबी के पास फाइल करने का जरूरत नहीं है. मतलब अगर आपका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है कंपनी का, तो इन दैट केस सेबी के पास सॉल्वेंसी का डिटेल्स देने का जरूरत, डिक्लेरेशन देने का जरूरत नहीं है सर, नहीं है. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, I hope clear है सर. Section 60 subsection 7 requires that where a company buys back its own securities or other specified securities, it shall extinguish and physically destroy. Extinguish का मतलब ही होता है destroy करना, ठीक है. Physically destroy the shares of securities to bought back within 7 days of the last date of completion of buyback. मतलब सेक्शन 68(7) कंपनी को ये पावर देता है that where a company buys back its own securities, कंपनी खुद का सिक्योरिटीज खरीद रहा है. Just a second sir. Just a second. Okay. कंपनी अपना सिक्योरिटीज खरीद मतलब वापस लेने के बाद उसको कंपनी फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो बॉट बैक विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक. मतलब बायबैक करने का एक हफ्ते के अंदर कंपनी अपना ही शेयर जो वो मार्केट से ले लिया था उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. मतलब अगर कंपनी ने ले लिया तो उस शेयर्स का और कोई मतलब नहीं है, तो वो शेयर को कंपनी अपने नामो निशान मिटा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है सर, सिंपल. अपना ही शेयर मैं और इसको रखूंगा नहीं, मतलब ये शेयर जो मार्केट में था ये और नहीं है, ये मैंने बॉट बैक कर लिया और इसको मैं डिस्ट्रॉय भी कर दिया, कर सकता है. एक कूलिंग पीरियड भी होता है. सेक्शन 68 सबसेक्शन 8 कास्ट an obligation that where a company completes a buyback of its shares or other specified securities under this section, it shall not make further issue of same kind of shares, including allotment of further share under section 62 subsection 1 or other specified securities within a period of 6 months, except by way of bonus issue or in the discharge of subsisting obligation such as conversion of warrants, stock option scheme, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares. That means कूलिंग पीरियड क्या हो गया? कूलिंग पीरियड मतलब अभी ठंडा रहो, बायबैक कर लिया, बायबैक के बाद ठंडा रहो. इन्फोसिस को भी ऐसा ही करना पड़ेगा सर. बायबैक कर लिया, बायबैक के बाद ठंडा रहना पड़ेगा. सेक्शन 68 सबसेक्शन 8 आपको बताता है क्या ऑब्लिगेशन लगाते हैं. दैट वेयर ए कंपनी कंप्लीट्स द बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब और भी कुछ स्पेसिफाइड अगर है सर, इट शैल नॉट मेक फर्दर इशू ऑफ सेम, जो आपने बायबैक किया सेम शेयर को आप फिर से इशू नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर. आप फर्दर किसी को शेयर अलॉट कर भी नहीं सकते. सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 आपको ये बताते हैं. और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीना तक आपको सेम शेयर्स को फिर से इशू करने का, रीइशू करने का मौका नहीं मिलेगा. बट within a period of 6 months by way of bonus issue or other specified securities within a period of 6 months, except को प्लीज ध्यान देना सर. एक्सेप्ट मतलब आप बोनस इशू कर सकते हो, अब बोनस इशू करके शेयर दे सकते हो, और इन द डिस्चार्ज ऑफ सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जैसे कि कन्वर्जन कर सकते हो. जैसे शेयर वारंट है, शेयर वारंट मतलब वही सेम तरह का होता है कि अगर आपके पास कंपनी का शेयर वारंट है, जब आप कंपनी को आके ये वारंट मतलब दिखा दोगे तो कंपनी आपको उसके बदले शेयर देगा. ये कंपनी करता था, अभी भी करता है शेयर वारंट, लेकिन आजकल थोड़ा यूज कम हो गया है. मतलब एक पेपर में आपको लिख के देगा, इट्स काइंड ऑफ स्टॉक ऑप्शन, जैसे एम्प्लॉय के पास होता है ना स्टॉक ऑप्शन, शेयर वारंट भी वैसा ही होता है. ठीक है, ये वारंट है कि भाई आपके पास अभी है, आप एक सर्टेन टाइम के बाद आके कंपनी को दिखाओगे तो कंपनी इसके बदले आपको शेयर देगा. ठीक है, इसको वारंट बोलते हैं. ठीक है, ये भी कंपनी अपने एम्प्लॉय वगैरह या किसी भी मेंबर्स को दे सकता है. मैं बाद में शेयर वारंट के बारे में थोड़े डिटेल्स चर्चा करूंगा. ठीक है, तो शेयर वारंट हो सकता है, स्टॉक ऑप्शंस हो सकता है, मतलब ईशॉप्स. ठीक है, स्वेट इक्विटी वो भी वही है, स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी तो सेम ही हो गया ऑलमोस्ट. स्वेट इक्विटी मतलब कंपनी में जो मेहनत कर रहा है, जो एम्प्लॉय है, उसी को कंपनी अपना शेयर देता है. तो ये सब के केस में कंपनी दे सकता है. और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब कंपनी अपने ही बिजनेस का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर
जो डिवेंचर्स है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है, ये कर सकता है, लेकिन जो शेयर बायबैक किया उसको री इशू नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड 6 मंथ्स कूलिंग पीरियड, याद रखिएगा सर, और एक्सेप्शन भी याद रखिएगा सर। सेक्शन 68 सबसेक्शन 8, बोलो सर, इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर? हेलो सर, बोलो, एनी डाउट तो भी पूछो सर। मुझे अच्छी बात है। नो सर, क्लियर है। ओके सर। रजिस्टर्ड ऑफ बायबैक, अब बायबैक करोगे तो रजिस्टर भी करना पड़ेगा। सेक्शन 68 सबसेक्शन 9 बताता है आपको, requires that where a company buys back its shares or other specified securities under this section, it shall maintain a register of the shares or securities so bought. The consideration, मतलब जो आप मार्केट से उठा रहे हो, the consideration paid for the share, जैसे इसमें क्या हो रहा है, कितना कंसिडरेशन पे कर रहे हो सर? करंट केस में कितना कंसिडरेशन पे कर रहे हैं आप? मार्केट प्राइस से ज्यादा दे रहे होंगे, 1750 पर पीस, मार्केट में चल रहा है 1540, 1750 पर पीस का दे रहे हो, तो क्या दाम में आप उसको ले रहे हो, इसको रजिस्टर में बताना पड़ेगा, इसको रजिस्टर में बताना पड़ेगा। द कंसिडरेशन पेड फॉर दिस शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज बॉट बैक, द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, द डेट ऑफ, अगर कैंसिल करते हो, एक्सटिंग्विश करते हो, फिजिकली डिस्ट्रॉय करते हो शेयर एंड सिक्योरिटीज, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो भी करोगे रजिस्ट्री करो। रजिस्ट्री मतलब प्रमाण रहेगा ना सर, प्रूफ, आपको प्रमाण का आवश्यकता हो सकता है जब भी इसका जरूरत पड़े, whenever there is a need arise, तो आपको रजिस्टर से ही पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। एंड फिर आपको रिटर्न कर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी करना पड़ेगा बायबैक का। According to section 68 subsection 10, a company shall after completion of the buyback under this section file with the registrar and the SEBI a return containing such particulars relating to the buyback within 30 days of such completion, buyback completion के 30 days के अंदर, या फिर as may be prescribed by SEBI. However, no return shall be filed with the SEBI by a company जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। मतलब बेसिकली वो पब्लिक कंपनी, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज या फिर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, मतलब इस पे ये सब बायबैक वगैरह नॉर्मल प्राइवेट कंपनी का केस है ही नहीं, तो पब्लिक कंपनी करता है, ठीक है। तो अगर पेनल्टी होता है, पेनल्टी होगा, कब पेनल्टी हो सकता है? Section 68 subsection 11 state that if a company makes the default in complying with the provisions of this section or any regulation made by SEBI under clause F or subsection 2, the punishment shall be, याद रखिएगा सर, पनिशमेंट, बहुत भयंकर पनिशमेंट दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो 1956 में ये पनिशमेंट इतना कुछ नहीं होता था, रूल्स रेगुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही हुआ करता था, बट ये पनिशमेंट जो है ना सर, ये 56 एक्ट जो पुराना था हमारा कंपनी एक्ट, उसमें इतना पनिशमेंट में डर नहीं लगता था, ठीक है। आजकल पनिशमेंट से डर लगता है, आजकल पनिशमेंट से कंपनीज को डर लगता है, क्यों? ये देखो, डर लगने के पीछे वजह भी है। विद ए फाइन शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, फाइन जो है सर 1 लाख से कम नहीं होगा, विच में भी एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। किसको लगेगा? कंपनी को लगेगा, अगर कुछ भी एज पर प्रोविजंस नहीं होता है। और जो भी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट में रहेगा, कौन रहता है नॉर्मली सर? कंपनी के डायरेक्टर्स पोस्ट में जो लोग हैं, सीए वाले होते हैं, सीएस वाले होते हैं, सीएमए वाले होते हैं, या फिर जो भी कंपनी का प्रोमोटर लेवल में होते हैं, नॉर्मली केस में देखा जाता है। ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जेल होगा, द टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 3 years, जेल 3 साल तक हो सकता है, और फाइन भी हो सकता है नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम तो नहीं, बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख, ये 1 लाख का फाइन 3 लाख तक भी जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, मतलब जेल एंड विथ फाइन, जेल विथ फाइन, 3 साल तक का जेल, 1 लाख का फाइन, 1 लाख का फाइन मैक्सिमम का बढ़ के 3 लाख तक जा सकता है। ये फाइन का प्रोविजंस आ गया सर, किसमें? ये फाइन का प्रोविजंस आ गया अगर आप एज पर द प्रोविजंस बायबैक नहीं करते हो तो। मतलब अगर इन्फोसिस का कोई ऑफिसर कुछ भी डिफॉल्ट करता है तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। बोलो सर, एनी डाउट सर? अभी तक कोई डाउट है बायबैक में? नो सर। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। देखो सर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नॉर्मल इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मतलब जब भी आपको कभी
किसी को कुछ अमाउंट देना पड़े, कैपिटल को रिडेम्पशन करना पड़े, जैसे मानो कि सिंपल बात करता हूँ मैं, कैपिटल रिडेम्पशन का क्या मतलब हो सकता है कि आपके पास आपने डिवेंचर उठाया मार्केट से, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं सीआरआर, ठीक है, मैं डिटेल्स में बात करूंगा सीआरआर में फिर से। सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मतलब बहुत सिंपल है कि सपोज आपने डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स जो भी आपने मार्केट से उठाया, अब बाद में उनको उनका पेमेंट तो वापस करोगे ना, डिवेंचर वालों को पेमेंट करोगे, ठीक है, डिवेंचर वालों को पेमेंट करोगे, प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करोगे, इवन जरूरत पड़ने से इक्विटी वालों को भी, जैसे अभी बाईबैक वगैरह चल रहा है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो सवाल इज दैट कि सर ये सीआरआर में जो अमाउंट होते हैं वो कंपनी अपनी कैपिटल जो मार्केट से कंपनी उठाया था उसको जब रिडीम करता है विथ इंटरेस्ट, आपने 1 लाख का डिवेंचर उठाया, 1 लाख का डिवेंचर 11% इंटरेस्ट के साथ, तो जिनसे भी आपने पैसा उठाया था क्या वो उनको वापस नहीं करोगे एक सर्टेन पीरियड के बाद? तो दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन, रिडीम करना। जैसे कूपन रिडीम होता है वैसा ही डिवेंचर्स मतलब जो भी सिक्योरिटीज होता है वो भी रिडीम होता है। अभी रिडीम का अमाउंट कहां से जाता है? सीआरआर से जाता है। तो यहाँ पर खेल थोड़ा अलग है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू सीआरआर, सेक्शन 69 आपको ये मौका देता है। सेक्शन 69 requires certain amount to be transferred to the capital redemption reserve account in case a company buys back its own shares। जब कंपनी अपना ही शेयर बाईबैक करता है तो क्या बोलते हैं कि सर्टेन अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सीआरआर पे, ठीक है। प्रोविजंस क्या है? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 प्रिस्क्राइब्स दैट व्हेन अ कंपनी परचेसेस इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व, कहां से खरीद रहा है? फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, then a sum equal to the nominal value of the share so purchased shall be transferred to the capital redemption reserve account and details of such transfer shall be disclosed in the balance sheet। इसका डिटेल्स कंपनी को अपने बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको सिंपल बोलता हूं सर, देखो आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स आज है, ये एक स्पेशल बात है सर, ये कोइंसिडेंस है बट बहुत ही मजा वाला बात है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो 9,200 करोड़ का इन्फोसिस का बाईबैक ओपन हुआ है, हाँ सर, ये जो 9,200 करोड़ का इन्फोसिस का बाईबैक ओपन हुआ है, ये 9,200 करोड़ का बाईबैक इन्फोसिस कहां से कर सकता है? कंपनी का फ्री रिजर्व यूज करेगा, कंपनी का फ्री रिजर्व यूज करेगा या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करेगा, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम एसपीपी, ठीक है। तो कंपनी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता है, फ्री रिजर्व यूज कर सकता है। अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपना जो भी अमाउंट यूज कर रहे हो बाईबैक करने के लिए या बॉट बैक करने के लिए, जो भी आप यूज कर रहे हो, इसका इस फ्री रिजर्व का कुछ मतलब जो भी अमाउंट आप एसपीपी और फ्री रिजर्व से लेके बाईबैक करोगे, इसी सिमिलर नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देयर इज सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस शेयर, ठीक है। शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू रहेगा उस नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से आपको सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस शेयर सो परचेस्ड, जितना अमाउंट का आप मार्केट से परचेस कर रहे हो अपना ही शेयर आपको ट्रांसफर करना चाहिए सीआरआर अकाउंट में। एंड इसका डिटेल्स कि आपने उस अमाउंट को सीआरआर में ट्रांसफर किया, ठीक है, जो भी नॉमिनल वैल्यू आप परचेस कर रहे हो वो अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे सीआरआर में और जिसका डिटेल्स आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज सीआरआर में ना, सीआरआर में कंपनी बाद में फिर से जरूरत पड़ सकता है, तो ये अमाउंट कंपनी को अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भेजना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपनी को बाद में फिर से जरूरत पड़ सकता है क्योंकि ये कंपनी का डे टू डे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है, ठीक है, इसलिए कंपनी अपना रिजर्व को इस तरह से मेंटेन करता है। सर इसका सबसे मतलब मजेदार पॉइंट आपको कब समझ आएगा बोलो तो, जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करोगे और कंपनी का जब आप लोग पूरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला अकाउंट्स वगैरह करोगे ना, सीआरआर में ट्रांसफर होना ये सब, तब आपको ये सब पॉइंट ना बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें कंपनी लॉ लेवल में पता होता है ना, तो अकाउंट्स करने के टाइम पे आपको एकदम पानी जैसा फील आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सीआरआर अकाउंट का क्या खेल है? सेक्शन 69 सबसेक्शन 2 states that the capital redemption reserve account may be applied by the company in paying up unissued shares of the company, ठीक है। अकाउंट मतलब रिजर्व अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। मतलब प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ये सीआरआर अमाउंट को आप कहां अप्लाई करोगे? सेक्शन 69 सबसेक्शन 2 क्या बताता है आपको? द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी, कंपनी अगर चाहे तो इसको किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स,
मतलब कंपनी का कुछ शेयर्स ऐसा होता है ना जो कंपनी ने अभी तक इश्यू नहीं किया, टू बी इश्यूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, इसके लिए कंपनी शेयरर अकाउंट को यूज करता है। मतलब किस पर्टिकुलर का शेयरर अकाउंट का अमाउंट, जो अमाउंट कंपनी ने बायबैक करने के टाइम पे फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया था, इक्वल टू द सम ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज, वो अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर किया और उसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया, और बाद में यही रिजर्व अमाउंट, सीआरआर का यही रिजर्व अमाउंट कंपनी के जो अनइश्यूड शेयर्स का पार्ट है उसके लिए कंपनी फिर से अपने मेंबर को इशू कर सकता है, जिसको वो फुल्ली पेड बोनस शेयर में डाल सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है सर, बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस पे करता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लेवल में बताने का कोशिश करता हूँ, जस्ट ए सेकेंड सर। सिंपल बात है सर, अनइश्यूड शेयर क्या होता है, इशूड शेयर और अनइश्यूड शेयर में फर्क क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो, इन्फोसिस का बैलेंस शीट ओपन करके बताना जाओ तो बहुत समय लग जाएगा। 50 लाख का शेयर है आपके पास, कितने का शेयर है आपके पास, 50 लाख शेयर कैपिटल। अब इस 50 लाख शेयर कैपिटल कंपनी के पास कैसे आया, कंपनी 5 करोड़ लेके बिजनेस करना चालू किया था, ये एग्जांपल है। 5 करोड़ का बिजनेस मतलब वैल्यूएशन है कंपनी का, मतलब इतना पैसा लेके मार्केट में कंपनी आया था, ठीक है, इससे बिजनेस स्टार्ट हुआ था, कैपिटल था बिजनेस का, और कंपनी ने अपने फेस वैल्यू रखा 10 रुपीज करके। तो 5 करोड़ का कैपिटल है और फेस वैल्यू 10 है, तो शेयर कितना हो जाएगा, 50 लाख। बोलो सर, 5 करोड़ का कैपिटल है, 10 टका करके फेस वैल्यू है, तो कितना शेयर हो जाएगा, 50 लाख। क्या मैंने सही बोला? हाँ सर, I think 5 लाख। हाँ सर ठीक से बोल, 5 करोड़ को अगर 10 टका पर शेयर से करूं तो 50 लाख ही होगा। 50 लाख इंटू 10 करने से 5 करोड़ आता है। करके देख, कैलकुलेटर करके देख। 50 लाख में से ये 50 लाख कंपनी का क्या है जानते हो, ये 50 लाख कंपनी का ऑथोराइज शेयर है, ये कंपनी का ऑथोराइज शेयर है। मतलब कंपनी करेंटली जो शेयर मार्केट से रेज कर सकता है वो है 50 लाख, लेकिन कंपनी करेंटली इशू कर रहा है मे बी 25 लाख। तो अगर कंपनी 25 लाख इशू कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इश्यूड, ओके। लेकिन सर तो फिर कंपनी के पास अनइश्यूड कितना है, 25 लाख अनइश्यूड, मतलब ये कंपनी बाद में इशू कर सकता है। इस इश्यूड में से जो पेड होता है, इश्यूड में से जो अमाउंट पेड होता है या सब्सक्राइब होता है, ठीक है, इश्यूड शेयर, उसमें से जितना अमाउंट सब्सक्राइब होगा उसको क्या बोलेंगे, इश्यूड। इश्यूड से क्या आता है, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब से क्या होता है, पेड अप, ठीक है। लेकिन ये तो खेल 25 लाख का है, लेकिन अभी भी 25 लाख का खेल क्या है सर, अभी भी 25 लाख का खेल बाकी है। तो अगर किसी कंपनी का मार्केट में जो शेयर कंपनी छोड़ता है, ठीक है, दैट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो इस कंपनी के पास अभी ये तो इशू कर लिया मार्केट में, अभी भी कुछ अनइश्यूड एरिया है जो कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग के हिसाब से फ्री फ्लोट के लिए अभी भी है। मतलब जो एक्चुअली पब्लिक हम लोग मार्केट से उठाते हैं ना, वो कंपनी जब मार्केट में अनइश्यूड शेयर को फ्लो कर देता है वही हम लोग एक्चुअली उठा पाते हैं, ठीक है, जिसका शेयर हम लोग मार्केट से मतलब बाई करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो अनइश्यूड पार्ट है, इस अनइश्यूड पार्ट में से कुछ पार्ट अगर कंपनी बोनस के लिए देना चाहता है तो दे सकता है, 1:1 बेसिस में दे सकता है, 1:2 बेसिस में दे सकता है। कंपनी कैसे भी करके बोनस दे सकता है, वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है, कि एक शेयर के बदले एक शेयर देंगे, कि एक शेयर के बदले 2 देंगे, या 2 के बदले 1 देंगे, इट्स डिपेंड ऑन कंपनीज पॉलिसी। तो कंपनी जब बोनस शेयर करेगा तो वो बोनस शेयर इस अनइश्यूड से ही देना पड़ेगा, बोनस शेयर कंपनी को अनइश्यूड से ही देना पड़ेगा। तो कंपनी तब इस अनइश्यूड पार्ट को यूज कर सकता है, और तब अनइश्यूड पार्ट में जो बोनस शेयर इशू करेगा तो उसका वैल्यूएशन कहां से शो करेगा, उसके लिए कंपनी ये सीआरआर अमाउंट को यूज कर सकता है। आपके capital redemption reserve account may be applied by the company in paying up unissued share of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares। बोलो सर, मतलब कंपनी क्या किया, बोनस जब देता है तो कुछ पेमेंट लेता है क्या, जब बोनस देगा आपको बदले में कुछ लेगा क्या, नो सर। लेकिन सर पेमेंट आपसे नहीं लेगा, लेकिन कंपनी को हिसाब तो मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बोनस आपके लिए है वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं खर्चा है, ये सब नहीं। तो वो खर्चा को कंपनी कहां से मैनेज करेगा, तो कंपनी तब ये सीआरआर अमाउंट जो अभी कंपनी के अकाउंट में जा रहा है बायबैक के थ्रू से,
कंपनी वहां से मैनेज करेगा। और मजा आएगा जब अकाउंट्स करोगे। सीरियसली सर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। लॉ के साथ साथ जब अकाउंट्स भी साथ में करते रहोगे ना, ठीक है, तब आपको इसका और ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए जितना एडवांस लेवल का अकाउंट्स में मजा आता है, साथ में जब कंपनी लॉ होता है तो मजा आ जाए सर। जो भी हो, समझ तो आपको आ गया, इतना मैं समझ रहा हूं। एंड दिस सेक्शन 70 दैट इज प्रोहिबिशन फॉर बाईबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस है सर जहां पर आपको बाईबैक करने का मौका नहीं मिलता। कब कब ऐसा होता है कि बाईबैक करने का मौका नहीं मिलता सर? Section 70 prohibits a company to buy back its own securities in certain circumstances. No company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities through any subsidiary. No company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities through any subsidiary. आप अपने subsidiary के थ्रू से नहीं ले सकते, including its own subsidiary company. मतलब आप किसी के सब्सिडियरी के थ्रू से, मतलब सब्सिडियरी क्या होता है? एक होता है सर होल्डिंग और एक होता है सब्सिडियरी, है ना? ये तो आप लोग सुने होंगे। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का क्या रिलेशन होता है? अगर किसी कंपनी का किसी कंपनी से 51% शेयर होल्डिंग हो, तो से फॉर एग्जांपल अगर होल्डिंग का सब्सिडियरी में 51% का शेयर होल्डिंग हो, तो फिर सब्सिडियरी, तो होल्डिंग का ये क्या कहेगा? सब्सिडियरी। से फॉर एग्जांपल दिस इज ए कंपनी एंड दिस इज बी कंपनी। अगर ए कंपनी का बी कंपनी में 51% शेयर होल्डिंग हो, तो ये सब्सिडियरी बन सकता है। और फिर बी कंपनी के लिए ए कंपनी क्या बन जाएगा? सब्सिडी होल्डिंग बन जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं सर? नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स। आप खुद का ही शेयर नहीं ले सकते, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरी। और क्या नहीं कर सकते? थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू से भी बायबैक नहीं करवा सकते, ठीक है? मतलब जो इन्वेस्टमेंट करता है ना आप ही के कंपनी में, आप उनके थ्रू से भी बायबैक नहीं करवा सकते। और इफ ए डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी कुछ डिफॉल्ट कर लेता है, कोई गलतियां कर लेते हैं, किसके लिए? इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंटरेस्ट पेमेंट, अगर इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब जो कंपनी के पास कुछ डिपॉजिट रखा था, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं ना, अगर आप रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट देने में गलती कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, बैंक का इंटरेस्ट या लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने में कोई गड़बड़ कर दिया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में कोई गड़बड़ कर दिया, प्रेफरेंस शेयर देने में या पेमेंट ऑफ डिविडेंड देने में टू एनी शेयर होल्डर्स और रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन, इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, अगर किसी के पास भी आपका कोई अमाउंट पेमेंट बाकी है, तो ऐसा केसेस में आप बाईबैक नहीं कर सकते। बेसिकली बाकी रह सकता है, बट आप डिफॉल्टर नहीं बन सकते। मतलब जिस टाइम पे आपको देना था, अब उस टाइम पे नहीं दे पाए, टाइम निकल गया, या फिर इसका सिंपल मतलब है कि आप डिफॉल्टर बने हो, ठीक है? डिफॉल्टर कब होता है? जब आप टाइम पेमेंट नहीं करते। आप जब टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, तभी तो आप डिफॉल्टर होते हो। तो आपको टाइमली पेमेंट करना चाहिए। तो टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो डिफॉल्टर बन जाओगे, और ऐसा केसेस में आपको क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आपके साथ? प्रॉब्लम एक ही हो जाएगा सर, आप क्या नहीं कर सकते? आप बायबैक नहीं कर सकते। इट इज प्रोवाइडेड वेयर द डिफॉल्ट इज रिमाइंडेड एंड द पीरियड ऑफ 3 years हैज लैप्स्ड। आपको मतलब रेमेडिएट, सॉरी, डिफॉल्ट रेमेडी कर लिया आपने, ठीक है? डिफॉल्ट जो था उसका रेमेडी आपने कर लिया और 3 साल निकल गया, आफ्टर सच डिफॉल्ट सीज टू सबसिस्ट सच बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड। अब तब बायबैक कर सकते हो। डिफॉल्ट रेमेडी करने के बाद 3 साल निकल गया, ठीक है? डिफॉल्ट सीज टू सबसिस्ट, डिफॉल्ट मार्केट से खत्म हो गया आपका, इन दैट केस आपको बायबैक करने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है सर? ओके। एंड नो कंपनी शैल डायरेक्टली और indirectly purchase its own shares or other specified securities in case of such companies has not complied with the provisions of, अच्छा देखो सर, no company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities in case of such company has not complied with the provision of section 92, that is annual report of the company के हिसाब से, section 123 that is declaration of payment of dividend के हिसाब से, section 127 that is punishment for failure to distribute dividend के हिसाब से, and section 129 that is financial statement के हिसाब से, ठीक है? अगर ये सब सेक्शन में आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस no company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities in case such companies has not complied with the provision of annual report, provision of payment of dividend, provisions of distribution of dividend, punishment for failure of distribution of dividend, and financial स्टेटमेंट। अगर सेक्शन 92, 123, 127, 129 ऐसे किसी केस में अगर आपका कुछ भी कंप्लीशन मतलब कंप्लाई नहीं है, आपका कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है, तो इन दैट केस
आप बाईबैक नहीं कर सकते। ये सेक्शन 70 का कहना है। बाईबैक का कहानी खत्म। एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि बाईबैक बहुत पॉपुलर पॉइंट है सर, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस बट ऑल्सो फॉर दी मतलब फॉर योर करियर। बाईबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रीजन मैं इतना ज्यादा डिटेल्स में आपको, ऐसे हर एक टॉपिक डिटेल्स में ही हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा बोलना गलत होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया, इतना तो मैं भी देख पा रहा हूँ। बोलो सर, एनी डाउट अभी तक मन में कोई डाउट सा रिगार्डिंग बाईबैक? सर बोलो सर। सर ईपीएस এর কনসেপ্ট একবার বুঝিয়ে। अर्निंग पर शेयर কি করবি ইপিএস বুঝে? বুঝবো। अच्छा, अर्निंग पर शेयर इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर, कि ये तो मैंने तब आप लोगों को समझा रहा था कि कंपनी बेसिकली अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर नॉर्मली क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो सर 2 मिनट में देखो। किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग पार्ट होता है बिजनेस का सेल्स, है ना? ये सर नो, बिजनेस कैसे, बिजनेस का सबसे स्टार्टिंग पार्ट क्या होता है? सेल्स ना? ये हाँ, कंपनी क्या करता है, अपने सेल्स अमाउंट से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह जो बिजनेस करने के लिए होता है, इन सिंपल लेमैन की तरह ही समझो। ये इनकम स्टेटमेंट है, सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को हटा दो, क्या मिलेगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ईबीआईटी से आपको क्या पेमेंट करना चाहिए सबसे पहले? इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट देने के बाद आपके पास जो बचता है उसको क्या बोलेंगे? ईबीटी और पीबीटी। अब ईबीटी और पीबीटी से क्या पेमेंट कर दोगे? टैक्स। क्या बचेगा? क्या बचेगा सर? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब ये जो पैट आपका रहा ना सर, अब इस पैट से क्या करना पड़ता है, अगर आपका पैट, जो भी पैट हुआ आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से आपको सबसे पहले अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो दे दो, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो वो दे दो, फिर आपके पास जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सर अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या बोलते हैं? अर्निंग फॉर इक्विटी। और इस अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ शेयर से अगर मैं अर्निंग ऑफ इक्विटी को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? पर शेयर का अर्निंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टेल मी सर। कंपनी का अर्निंग जितना है उसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड कर दूं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस ना? ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब वही मैं तब मैं वही समझा रहा था कि सपोज आपका मैं क्या माना था, 1 लाख का आपका क्या बोले सर, आपका 1 लाख अर्निंग है, ठीक है। सॉरी 1 लाख आपका अर्निंग माना था, हाँ चलो 1 लाख का अर्निंग, और नंबर ऑफ शेयर मानो कितना माना था सर हम लोगों ने? स्टोरी क्या था मैं भूल गया था, थोड़ा सा याद कराओ। 1 लाख और 80,000 का एक स्टोरी बनाया था ना हम लोगों ने, किसी को याद है? हाँ। बोलो सर बोलो, क्या स्टोरी था? 1 लाख शेयर में से 20,000 बाईबैक किया। अच्छा सॉरी, हाँ 1 लाख शेयर में से 20,000 बाईबैक कर दिया। तो 20,000 जैसे ही आपने बाईबैक कर दिया तो अभी आपके पास कितना शेयर है? 80,000, है ना? तो 80,000 शेयर है। और अच्छा, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था? कंपनी का प्रॉफिट कितना? हाँ 10 लाख, हाँ सॉरी 10 लाख, सॉरी वही मैं भूल गया। 10 लाख कंपनी ने प्रॉफिट किया, दैट इज पैट, ओके। मैं मान लिया कि प्रेफरेंस डिविडेंड इधर है नहीं, तो कंपनी 10 लाख प्रॉफिट किया और 1 लाख शेयर है कंपनी का, तो 1 लाख शेयर में अगर मैं 10 लाख प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो पर शेयर कितना कमा लिया सर? ईपीएस कितना हो गया? 10। अब जब कंपनी ने बाईबैक कर दिया तो कंपनी के पास शेयर कितना हो गया? 80,000। कंपनी के पास शेयर कितना हो गया? 80,000। अब 10 लाख का पैट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कितने के अंदर करूंगा? 80,000 शेयर के अंदर करूंगा, तो कितना हो जाएगा? चेंजेस ईपीएस कितना हो जाएगा?
12.5. 12.5। तो आपका ईपीएस बढ़ गया बाईबैक करने के बाद, क्योंकि आपका नंबर ऑफ शेयर कम हो गया, तभी तो आपने बाईबैक किया। इसीलिए कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने के लिए बाईबैक करता है। बोल सर बोल, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। थैंक यू सर। ये सब सर क्या बताऊं मैं आपको, आज तो मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट भी पढ़ा दिया है ना ज्योति। ये स्टॉक मार्केट का भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली जो हो रहा है बाईबैक तो स्टॉक मार्केट का ही खेल है, तो मुझे स्टॉक मार्केट बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कंपनी लॉ में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया स्टॉक मार्केट लेवल का बात कर ही लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी लेवल में अल्टीमेटली आपको एज ए सीएस का काम, एज ए सीए का काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं कि हो सके तो आप स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करो, ठीक है। क्यों? इसमें आपका ही सुविधा है, एक पार्ट टाइम नॉलेज की तरह रखो इसको, कि जितना बढ़ाते जाओगे उतना आपको सुविधा मिलता जाएगा। ये मैं नॉर्मली इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, मेरा और क्या इरादा होगा सर। ओके चलो कहाँ जाए अभी। अच्छा, सेक्शन 68 से 70 एकदम झक्कास समझ में आ गया, ठीक है। बाईबैक झक्कास समझ में आ गया। सुबह तथा आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। দাদা মাঝে মাঝে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, আমার এমনি শুনতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে প্রবলেমটা হচ্ছে। তথা বোঝা গেছে? তথা হ্যাঁ স্যার, স্যার আমারও তোরও নেটওয়ার্ক প্রবলেম? হ্যাঁ স্যার। কি হয়েছে সবার নেটওয়ার্কে? অটোমেটিক মাঝে মাঝে রিজয়েন করতে হচ্ছে। তাই? আমি তো কাউকে জয়েন করাইনি, আপনি আপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আপনি আপই হচ্ছে, মানে আমি তো লেফট করছি না, এক্সিট করছি না, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আপনার রিজয়েন অপশন দিচ্ছে। ওই কানেক্টিং হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, মানে ভিডিওটা আটকে যাচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে, আমার ভিডিও তো দেখাচ্ছে। আমার কি হচ্ছে কানেক্টিং। सभी का ऐसा हो रहा है क्या? सुबह और इसके साथ ही हो रहा है, तौथा के साथ ही हो रहा है? ना दादा। ओके ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है फटाफट देख लेते हैं सर, जैसे कि राइट इशू, बोनस इशू, ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पावर टू लिमिटेड कंपनीज एंड रिडक्शन सेक्शन 66, ठीक है। चलो 2 मिनट में कुछ पॉइंट बात हो जाए। 61, 62, 63, 66, तो थोड़ा 61 में बात कर ले सर, ठीक है। अब कुछ पॉइंट तो आप लोगों को समझ आ ही गया, अब मैं बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या खेल है। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर इट शेयर कैपिटल, सेक्शन 61 का बात है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, a limited company having a share capital is empowered to alter its capital clause। कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज को बदल सकता है, कहां पर जाके? जहां पर कंपनी ने अपना मेमोरेंडम बनाया था, मतलब बेसिकली कंपनी के पास दो शस्त्र होता है, यू ऑल नो। एक होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि एमओए है ना, एमओए दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बताता रहता हूं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज एमओए, एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज एओए, ठीक है। तो कैपिटल क्लॉज के बारे में कंपनी अपने मेमोरेंडम में बता के रखता है। प्रोविजंस आर एज अंडर, जैसे सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 states that a limited company having a share capital may, if so authorized by its article, alter its memorandum in its general meeting to increase its authorized share capital by such amount as it thinks expedient, जो ठीक लगेगा। Consolidate and divide all of or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares। अब तो बच्चे जैसा लग रहा होगा बाईबैक पढ़ने के बाद। However, no consolidation and division which results in changes in voting percentage, अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जाता है ऑफ शेयर होल्डर शैल टेक इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जाता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में, तब आपको ट्रिब्यूनल का, मतलब जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होता है, सीबी एनसीएलटी, आपको उनका परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी लॉ बोर्ड बेसिकली, एंड एप्लीकेशन मेड इन प्रिस्क्राइब मैनर, उसके लिए आपको एप्लीकेशन भी डालना होगा कि अगर आप शेयर कैपिटल अल्टर करते हो तो आपका वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जाए। और वोटिंग परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है बिजनेस लेवल में, क्योंकि किसी एक का वोट जो मार्केट में शेयर होल्डिंग का ऊपर डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है, ठीक है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज में छेड़खानी करने से पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। कन्वर्ट और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्ट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स और ऑफ एनी डिनोमिनेशन, कंपनी अपने शेयर को स्टॉक में बदल सकता है या स्टॉक को फुल्ली पेड अप शेयर में बदल सकता है। ये पावर कंपनी को 61 देता है, ठीक है।
सिंपल बात है, यही 61 सबसेक्शन 1 का मेन कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए कंपनी फर्दर शेयर इशू भी कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी कर सकता है, जिसके लिए कंपनी के पास कुछ रूट है, ठीक है। जैसे कंपनी राइट इशू कर सकता है, कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जा सकता है, ठीक है। ये सब रूट है कंपनी के पास, ठीक है। ऑल राइट इशू इन्वॉल्व्स प्रीएम्प्टिव सब्सक्रिप्शन राइट्स टू बाय एडिशनल सिक्योरिटीज इन ए कंपनी ऑफर्ड टू द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स। इट इज ए नॉन डाइल्यूटिव प्रो राटा वे टू रेज कैपिटल। आप लोग जानते हो, इट्स ए नॉन डाइल्यूटिव प्रो राटा वे टू रेज कैपिटल। दैट मीन्स ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा राइट इशू के बारे में बात करना हूँ, ठीक है। राइट इशू के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा, एक राइट इशू और एक बोनस इशू, ये दोनों के बारे में आप लोगों से मुझे बात एक बार जरूर करना चाहिए। चलो सर, मैं आप लोगों के साथ राइट इशू और बोनस इशू में थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो पहले राइट इशू देख ले। ओके सर, व्हाट इज दिस राइट इशू नाउ? ओके सर, सब कोई सुन पा रहे हैं ना? हेलो सर, बोलो, सब कोई प्रॉपर? ओके, व्हाट इज राइट इशू? वेरी सिंपल है सर। द आइडिया बिहाइंड ए राइट इशू इज टू रेज फ्रेश कैपिटल। सिंपल बात है, कंपनी को फ्रेश कैपिटल रेज करना है। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ गोइंग पब्लिक, कंपनी आईपीओ नहीं लाना चाहता यहाँ पर। द कंपनी अप्रोचेस देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। थिंक अबाउट द राइट इशू एज ए सेकंड आईपीओ। आप सोच सकते हो कि ये सेकंड आईपीओ है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जैसे होता है ना, जैसे कंपनी मार्केट में आता है आईपीओ लेके, बट इस केस में कंपनी आईपीओ नहीं ला सकता, बट कंपनी को पैसा चाहिए, बट फॉर ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। दैट इज, कंपनी अपना शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही उठाएगा। जो कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर बन चुका है, कंपनी उसी को बोलेगा कि भाई कंपनी का शेयर इशू करो। राइट इशू कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ ए प्रॉमिसिंग न्यू डेवलपमेंट इन ए कंपनी। राइट इशू कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलेगा कि भाई कंपनी को और कैपिटल दो, बदले में कंपनी आपको शेयर देगा, ठीक है। और इसमें कंपनी आपको प्रॉमिस करता है कि न्यू डेवलपमेंट होगा। द शेयर होल्डर्स कैन सब्सक्राइब टू द राइट इशू इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। Say for example 1:4 right issue means for every 4 share a shareholder owns, he can subscribe to 1 additional shares. अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको 1 मिलेगा। Needless to say, the new shares under the rights issue will be issued at a lower price than what prevails in the market. Obviously, क्योंकि अगर सेम शेयर मार्केट के दाम से कम नहीं मिलेगा तो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको क्यों देगा कंपनी को पैसा, है ना। तो उसको सस्ता में ही छोड़ना पड़ता है कंपनी को। जो कंपनी का मार्केट प्राइस होता है उससे कम दाम में ही कंपनी को राइट इशू करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आज के डेट में इन्फोसिस राइट इशू करना चाहे तो अगर 1574 मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है तो इन्फोसिस को इससे कम दाम में 1500 या 1400 या 1450 ऐसा कुछ दाम में राइट इशू करना पड़ेगा, तभी जाके इन्फोसिस को पैसा मिल सकता है। नहीं तो पब्लिक क्यों देगा आपको, ये सवाल है ना। ऑब्वियसली नहीं देगा। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको सस्ता लगेगा, इसीलिए वो फिर से कंपनी को अपना कैपिटल देगा और कंपनी उसको बदले में शेयर देगा, ठीक है। और जैसे ही कंपनी शेयर मिलता है, कंपनी आपको ये कि किस लिए आप देते हो, क्योंकि कंपनी आपको नया वादा किया है, इट्स अ न्यू प्रॉमिस कि कंपनी न्यू डेवलपमेंट के ऊंचाई में पहुंचेगा, आप कंपनी के साथ रहो तो आप भी कंपनी के साथ बढ़ोगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो नीडलेस टू से द न्यू शेयर्स अंडर राइट इशू तो व्हाट प्रिवेल्स इन द मार्केट। हाउएवर, ए वर्ड ऑफ कॉशन, बट इस केस में एक शेयर मार्केट रिलेटेड एक पॉइंट है सर, इन्वेस्टर शुड नॉट बी स्वेड बाय द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द कंपनी, बट दे शुड लुक बियॉन्ड दैट। कंपनी को सिर्फ, मतलब जब शेयर होल्डर होता है ना सर, उनको सिर्फ डिस्काउंट नहीं देखना चाहिए, उसको उसके बाहर भी देखना चाहिए। जैसे कि राइट इशू इज डिफरेंट फ्रॉम द बोनस इशू एज वन इज पेइंग मनी टू एक्वायर शेयर्स। ये बोनस जैसा नहीं है, बोनस में कुछ और होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। Hence, the shareholder should subscribe only if he or she is completely convinced about the future of the company. अगर आप कंपनी के फ्यूचर के प्रति एकदम कन्विंस्ड हो तभी जाके आप कंपनी का डिस्काउंटेड प्राइस लो, अदरवाइज मत लो। ऑल्सो इफ द मार्केट प्राइस इज बिलो द सब्सक्रिप्शन प्राइस, राइट इशू प्राइस इज ऑब्वियसली चीपर टू बाय इट फ्रॉम द ओपन मार्केट। हो सकता है कि मार्केट प्राइस कम है, आपको ज्यादा दाम में कंपनी दे रहा है, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है खेल, ठीक है। आपको तो लग रहा है कि आप ही के लिए है, ठीक है। तो इसका खबर आपके पास होना चाहिए, इसका खबर आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ आपको हमेशा समझ रखना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट इशू। बात समझ में आया से राइट इशू का? बोलो। कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देता है सस्ता दाम में नॉर्मली। क्यों? कंपनी को चाहिए पैसा, और कंपनी वो पैसा फिर से आईपीओ रूट में नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आईपीओ रूट में आना, इसलिए कंपनी ऑफर करता है। बोलो सर, क्लियर है पॉइंट? राइट इशू का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो? यस सर। जस्ट अ सेकेंड सर। अब राइट इशू का एक एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल कहाँ चला गया? यस, ये देखो,
If a company announces 1:10 right issue, it means an existing shareholder can buy an 1 extra share for every 10 shares held by him or her. Usually the price at which the new share are issued by way of right issue is less than the prevailing market price. जो मैंने आपको अभी बोल के आया वो मैंने स्टॉक मार्केट से बोल रहा था. To encourage subscription, a public company may issue securities through a right issue or a bonus issue in accordance with the provision of this act. And in case of a listed company or a company which intends to get its securities listed also with the provision of the SEBI Act 1992 and the rules of the made thereunder as per section 23 subsection 1 clause C of the Companies Act 2013. ठीक है, ये होता है राइट इशू का कॉन्सेप्ट. सिंपल है ना, एकदम कोई बड़ी बात नहीं है. राइट इशू याद रखिएगा सर. राइट इशू को सर बोनस भी बता दो एक बार. बोनस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेक्शन 61 62 समझ गए हम लोग. सेक्शन 63 बोनस इशू भी देख लेते हैं एक बार. ठीक है, ओके, बोनस इशू भी एक बार स्टोरी देख लेते हैं कि बोनस का क्या खेल है. 61 62 63 बोनस. चलो सर बोनस को देख लेते हैं. बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट, ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को. स्टॉक स्प्लिट भी क्या होता है वो भी बोनस के साथ ही चर्चा करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. देखो सर, व्हाट इज बोनस इशू, मैं इसके बाद लीगल में जाऊंगा. बोनस इशू 63 बताता है बेसिकली कंपनीज एक्ट में. बोनस इशू इज स्टॉक डिविडेंड allotted by the company to reward the shareholders. The bonus shares are issued out of the reserve of the company. आपको पता ही हो गया रिजर्व क्या होता है. ठीक है, there are free shares that shareholder receive against shares that they currently hold. This allotment typically come in a fixed ratio such as 1:1, 2:1, 3:1, etc. ऐसे करके. Say for example, ratio 2:1 ratio, the existing shareholders get 2 additional shares for every 2 shares they held. 2:1 का मतलब है एट नो एडिशनल कॉस्ट, जिसके लिए कंपनी को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको, और कंपनी इसका पेमेंट अपने सीआरआर अमाउंट से एडजस्ट करेगा. आप लोगों को पता है व्हाट इज सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. सो इफ ए शेयर होल्डर ओन्स 100 शेयर्स देन ही विल बी इशूड एन एडिशनल 200 शेयर्स. 2:1 होगा. तो अगर आप कंपनी का 100 शेयर होल्ड करते हो तो कंपनी आपको कितना दे रहा है, 200 और. सो हिज टोटल होल्डिंग कितना हो गया, 300. When the bonus shares are issued, the number of share of the shareholder holds will increase. कंपनी मतलब जो शेयर होल्डर है उसके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ जाता है, बट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम. बोनस शेयर में आपका वैल्यू नहीं बढ़ता, शेयर होल्डिंग बढ़ता है. सर कैसे, वही तो देखना है. चलो सर, शेयर बोनस शेयर में वैल्यू नहीं बढ़ेगा बट शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा. सर देखो सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत लोग समझते नहीं है. बहुत लोगों को लगता है मुझे बोनस मिला है तो मुझे ज्यादा मिल गया. नहीं सर, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं है. वैल्यूएशन वाइज नो चेंजेस, बट नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस. से फॉर एग्जांपल आप 1:1 शेयर बोनस इशू हो रहा है, आपके पास बोनस इशू से पहले 100 शेयर था. ध्यान से सुनिएगा सर, आपके पास बोनस से पहले 100 शेयर है. शेयर प्राइस बिफोर बोनस 75, बोनस से पहले शेयर प्राइस कितना था 75 करके. तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 7,500. ओके सर, 7,500. नाउ जैसे ही आपको बोनस मिला 1:1, तो 100 के बदले और कितना मिलेगा, 1:1 मतलब और 100 मिलेगा. 100 के बदले 100, तो आपका करंट शेयर कितना हो जाएगा, 200. लेकिन सर अब क्या हो जाता है ना, स्टॉक स्प्लिट हो जाता है. मतलब 75 का शेयर 37.5 हो जाएगा. ये रूल है, ये स्टॉक स्प्लिट कर जाता है. ठीक है, मतलब बोनस दे जब भी देगा आपको ना, तो कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देगा. 75 का शेयर 37.5 पे मिलेगा, 37.5. ठीक है, हमेशा यही होता है सर. बोनस दिया, बहुत खुश हो जाओ, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा सर, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. वैल्यूएशन में नो चेंजेस. शेयर प्राइस आफ्टर बोनस हो जाएगा 37.5, तो 200 शेयर 37.5 करके 7,500 ही रहेगा. वैल्यू में नो चेंजेस, वैल्यू में नो चेंजेस. 3:1 हो गया. 30 शेयर पहले था, 550 का शेयर था, 16,500. 30 के बदले मतलब आपको 3:1 मतलब 30 के बदले 120. ओके, समझ रहे हैं ना सर. 100 के बदले 100 मिला था, अब 30 के बदले 100 मिल रहा है. सॉरी, 30 के बदले 3:1, मतलब एवरी 30 शेयर के बदले आपका कितना हो रहा है, 3:1 मतलब 3/4. यस, मतलब 1/4 मतलब 120. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 120. तो अभी नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, शेयर प्राइस 137.5 हो जाएगा. ठीक है, तो फिर आपका कितना हो गया, 16,500. 5:1. ठीक है, तो आपके पास पहले 2,000 शेयर था, तो 5:1 के बदले 2,000 के बदले अभी आपके पास कितना शेयर हो गया सर, 30,000 शेयर हो गया. ठीक है, सॉरी आपके 15 शेयर हो गया. शेयर प्राइस बिफोर बोनस इशू, और सॉरी पहले 2,000 था, अभी 12,000 हो जाएगा 5:1 के हिसाब से. तो फिर पहले आपका इन्वेस्टमेंट था 30,000 का, अभी आपका इन्वेस्टमेंट 12,000 करके 2.5 हो जाएगा, बिकॉज शेयर प्राइस पहले था 15,
अभी हो जाएगा 2.5। मतलब जितना वैल्यूएशन में बढ़ जाए उसी के हिसाब से आपका शेयर प्राइस भी उतना ही होना चाहिए, तो वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा। 30,000 30,000, 16,500 16,500, 7,500 7,500, ये कॉन्सेप्ट खेला जाता है जब बोनस दिया जाता है। मतलब आपका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा बट आपका वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा। बोलो सर, कुछ समझ आया कि नहीं? हेलो सर, बोलो सर, बोलो। एनी डाउट सर? नो सर, क्लियर है। ओके सर। तो ये कॉन्सेप्ट बोनस इशू में बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और कॉन्सेप्ट क्या है सर, जब भी बोनस इशू करता है ना तो कंपनी क्या करता है, कंपनी इसलिए बोनस इशू करता है, बोनस इशू करने में ना जो हम आप जैसे लोग हैं ना जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स को ना बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो एनकरेज रिटेल पार्टिसिपेंट्स, कंपनी बोनस इशू करता है। Especially when the price as per company is very high, it becomes a tough for new investor to buy shares. By issuing bonus shares, the number of outstanding share increases, but the value of each share reduces as shown in the example, जैसे हम लोगों ने किया। सिमिलरली कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करता है, जो मैंने आपको भी बता रहा था। अब ये स्टॉक स्प्लिट क्या है, कंपनी क्या करेगा, अपना फेस वैल्यू को तोड़ देता है, 10 का शेयर को 5 कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट। बोनस के साथ साथ ही नॉर्मली ये देखा जाता है। For the first time sound weird, but this happens on a regular basis in the market. क्या करता है, कंपनी देखता है कि मार्केट में शेयर प्राइस ज्यादा चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंपनी अपना ना फेस वैल्यू 10 चल रहा था, तो 10 का फेस वैल्यू को ना कंपनी 1:1 बेसिस में स्प्लिट कर देगा, तो कंपनी का फेस वैल्यू ना 5 हो जाएगा। इफ यू ओन 1 शेयर बिफोर स्प्लिट, यू ओन 2 शेयर आफ्टर स्प्लिट। मतलब शेयर आपका डबल हो जाएगा बोनस की तरह स्प्लिट करने से, लेकिन वैल्यूएशन सेम रखेगा, वैल्यूएशन सेम रखेगा। क्योंकि कंपनी क्या चाहता है, ये सिमिलर टू बोनस इशू ही है, ठीक है। व्हेन स्टॉक स्प्लिट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इंक्रीजेस बट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन्स द सेम, सिमिलर टू बोनस इशू, ठीक है। इसका देखने में कुछ ऐसा होता है। ये देखो सर, ये स्प्लिट कर दिया कंपनी ना, फेस वैल्यू में घटाता है। मतलब स्प्लिट के टाइम पे कंपनी अपने फेस वैल्यू के साथ खेल खेलता है। फेस वैल्यू 10 था, फेस वैल्यू को 5 कर दिया। ये देखो, फेस वैल्यू 10 था, 5 कर दिया। पहले आपके पास 1:, रेशियो स्प्लिट कितना है, 1:1। तो 100 शेयर्स अब स्प्लिट से पहले था, एक एक शेयर 900 करके था, टोटल वैल्यूएशन था 90,000। जैसे 1:1 में स्प्लिट कर दिया, 10 का फेस वैल्यू हो गया 5, अभी आपका वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, न्यू फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर यू ओन आफ्टर स्प्लिट हो जाएगा 200, 100 की जगह 200, लेकिन शेयर का दाम हो जाएगा 50% में कम, 450, लेकिन टोटल वैल्यूएशन हो जाएगा 90,000। सिमिलरली 1:5 में भी स्प्लिट कर सकता है, 10 का शेयर हो जाएगा 2, 10 का शेयर हो जाएगा 2, 100 के बदले आपके पास हो जाएगा 500 शेयर, 900 का शेयर मार्केट में बिकेगा 180 में। तो जो लोग पहले सोच रहा था कि मार्केट में शेयर का दाम 900 चल रहा है, उसको अभी क्या लगेगा, 180, तो उसको लगेगा कि मार्केट में शेयर सस्ता हो गया, खरीद लेना चाहिए। लेकिन जिनको नॉलेज है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ सकता है कि ये एक्चुअल में शेयर का वैल्यू गिरा नहीं है, इसको तो गिराया गया है, ठीक है। ये सिमिलर पर्सपेक्टिव होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये किसी को धोखा भी नहीं देना है, ये प्योर अकाउंट्स है, ठीक है। ये प्योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कंपनी ये कर सकता है। इसका मतलब ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इस तरह से कंपनी कर सकता है, बिकॉज इसका डिटेल्स का जो कॉन्सेप्ट है कंपनी को सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63 कंपनी को ये मौका देता है, ठीक है। ये कंपनी को मौका देता है, तभी कंपनी ये सब कर सकता है। आई होप सर आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है खेल, ठीक है, कि कंपनी स्टॉक मार्केट को भी किस तरह से ऑपरेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कंपनी ईसॉप का भी बात आपकी कर लूं सर, ऑफर ऑफ इशूइंग ऑफ फर्दर इशू, जब कंपनी फर्दर इशू करता है, कंपनी ईसॉप भी इशू करता है, ठीक है। ये देखो सर, as per section 237, the term employee stock option means the option given to the directors, officers or employees of a company or of its holding company or subsidiary company or companies, if any, which gives such directors, officer or employees the benefit of right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. फ्यूचर डेट में अब प्रीडिटरमाइंड प्राइस में ज्यादा चले ज्यादा, नॉर्मली कम चलने से ही ज्यादा वो लोगों को मिलता है। इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी डिजायर टू इशू ऑफ शेयर्स अंडर ईशॉप, अनलिस्टेड कंपनीज के केस में ऐसे होता है, ठीक है। अंडर ईशॉप स्कीम टू इट्स डायरेक्टर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, रूल 12 ऑफ द कंपनीज रिक्वायर सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। जैसे कि एम्प्लॉय कौन होता है, आप लोग जानते हो कौन होता है एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, the issue of employee stock option scheme has been approved by the shareholders of the company by passing special resolution। तो ईसॉप के लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में
क्या करना पड़ता है सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तभी जाके ईसॉप रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिटेल्स में देके रखा है कौन एम्प्लॉय है, जैसे कंपनी का डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, एक सब कुछ बोल के रखा है। The term employee means a permanent employee of the company who has been working in India or outside India, director of the company, whether a whole-time director or not, but excluding an independent director. Independent director को employee नहीं माना जाएगा। Independent director क्या होता है, जो एक साथ बहुत सारा कंपनी का डायरेक्टर बन के रहता है, ऐसा आज के डेट में है। कुछ फेमस बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज का डायरेक्टर बहुत सारे कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सजेशन के लिए रखता है सर, किसके लिए, कंपनी का एडवाइजरी पार्ट के लिए रखा जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट वो उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता। ठीक है, उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता। एन एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन क्लॉज ए, बी और सब्सिडियरी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया और होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, वो भी एम्प्लॉय माना जाएगा। बट एम्प्लॉय में कौन नहीं आता सर, डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय हु इज ए प्रोमोटर, employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group, director who either himself or through his relative or through any body corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity share of the company, provided that in case of a startup company the conditions mentioned in subclause 1, 2 shall not apply up to 10 years from the date of its incorporation of registration. Startup companies के केस में वो आप 10 साल तक, मतलब जो भी स्टार्टअप कंपनी का प्रोमोटर है, द कंडीशन मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1, 2, ठीक है, मतलब प्रोमोटर या फिर डायरेक्टर के केस में शैल नॉट अप्लाई अप टू 10 इयर्स, जब से वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है उसके 10 साल तक वो अपने आप को एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं ला सकता। ठीक है, डायरेक्टर के पोस्ट के लिए भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली एम्प्लॉय के अंदर बोला गया कि कौन एम्प्लॉय है, कौन एम्प्लॉय के अंदर नहीं आता है। एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगर कुछ भी दिक्कत होगा, आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इतना तो मैं पूरा बोल सकता हूँ कि कौन सा क्या होता है, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट में आपको डाउट रहा, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछ सकते हो सर। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ पता चल गया। एग्जाम्पल देखो सर, अ कंपनी लिस्टेड एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंटेंड्स टू ऑफर इट्स न्यू शेयर टू द नॉन मेंबर्स। ठीक है, existing members of the company consider such offer is invalid in view of the provision contained in section 62 subsection 1 clause A. However, the company is not prohibited in absolute terms while offering new shares to the non-members. It can do so after fulfilling the condition given in section 62 subsection 1 clause C. Thus, new share of a company limited by shares may be issued to non-members under certain circumstances. मतलब जो भी करेगा कंपनी को एज पर प्रोविजंस करना पड़ेगा। अगर प्रोविजंस फुलफिल होता है तो कोई रोक नहीं सकता, अगर प्रोविजंस फुलफिल होता है तो कोई रोक नहीं सकता। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बोला गया है कि अगर कोई भी शेयर इशू करना चाहता है नॉन मेंबर्स को, ठीक है, तो उसके लिए अगर प्रोविजंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्दर इशू में बोला गया है सर, ये फर्दर इशू के अंदर बोला गया है। मैं आपको बस इतना रिकमेंड करूंगा, जस्ट एक बार गो थ्रू करो। मुझे नहीं लगता आपको पॉइंट में दिक्कत होगा, बट फिर भी दिक्कत हो जाए तो मुझे जरूर पूछा करो सर। आई मस्ट से दिक्कत नहीं होने वाला है, बिकॉज इतना डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ना सर। आप लोग बस 2-4 पॉइंट को एक बार गो थ्रू करोगे, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा, पर फिर भी अगर दिक्कत आ जाए, थोड़ा मेहनत आप भी कर लो, तो प्लीज आस्क मी इन आवर नेक्स्ट क्लास। और क्या बताना चाहिए सर, इशू ऑफ बोनस भी बता दिए सर, सेक्शन 63। अच्छा, बोनस शेयर कहाँ से दिया जाता है, याद रखिएगा ये भी, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, बट नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, कौन बोलेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है सर, कोई बोल पाओगे? अगर आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स किए होंगे तो आपको बोलना चाहिए एटलीस्ट। पार्टनरशिप तो बहुत लोग किए होंगे। हाँ सर, नाम सुना है आप लोगों ने रिवैल्यूएशन के बारे में? सर एक एसेट आपने परचेस किया था 1 लाख में, अभी वही एसेट मार्केट में चल रहा है 5 लाख का, लेकिन सर आपके हाथ में 5 लाख नहीं आया, वो तो बैलेंस शीट में शो कर रहा है। बैलेंस शीट में आपने कभी 10 साल पहले 1 लाख में खरीदा था, लेकिन उसका दाम अभी 5 लाख चल रहा है, तो आपका एसेट का वैल्यूएशन चेंज हो गया ना सर 4 लाख में, तो वो अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व में शो होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो इसलिए बोल रहे सर, बोनस जो भी आप इशू करते हो, आप इशू करो, आप फ्री रिजर्व से इशू करो, सिक्योरिटी प्रीमियम से इशू करो, CRR से भी इशू करो, बट आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं कर सकते। बिकॉज रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब आपका एसेट रीवैल्यू होके जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास रिजर्व में बचता है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोलो सर, समझ में आया? ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी सिखाया जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनाना या रिवैल्यूएशन करना। नहीं किए होंगे, सभी ने किया होगा, भूल चुके होंगे। बोलो सर, समझ आया कि नहीं? हेलो, अरे बोलो तो सही।
ओके सर, ठीक है। इतना ही है। और एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 66, बता देता हूं सर एक बार। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। As a principle of sound financial management, a company is required to keep its capital intact at times. However, it may become necessary for the company to bring about a reduction in share capital, जरूरत पड़ने से. Accumulated business losses, asset of reduced or doubtful value like unsound investment, कुछ उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट हो चुका है. Providing bad or having paid up capital, bad or having paid up capital in excess of the requirement of the company, or surplus capital which cannot be employed gainfully, require corrective measures. जब ऐसा सिचुएशंस होता है तब कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देता है to keep the financial health of the company in a reasonably well position. Accordingly, the company may find it necessary to reduce its share capital. Section 66 deals with reduction of share capital. ठीक है, तो बस इसी के बारे में कुछ ट्राइब्यूनल ने भी कुछ बोला होगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में. कॉन्सेप्ट सब सेम टू सेम टाइप का है, बस एक बार प्लीज एग्जाम्पल को भी साथ गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपको अभी समझा सकता हूँ. एक एग्जाम्पल मैं जरूर आपको अभी 2 मिनट में समझा सकता हूँ. इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ ₹10, एक शेयर का दाम 10 टका चल रहा है. कंपनी कॉल किया 7 टका ऑन पर शेयर एंड द सेम, मतलब 7 टका कॉल हो चुका है. 10 टका का शेयर है, 7 तक कॉल हो चुका है. कंपनी ने अभी 3 टका देना बाकी है, तो कंपनी अचानक डिसाइड किया नॉट टू कॉल द रिमेनिंग 3 पर शेयर्स. तो अगर कंपनी 3 टका करके शेयर जो कॉल होने वाला था वो अगर मतलब रिड्यूस कर दिया, दिस इज कॉल्ड एंड रिड्यूस इट्स शेयर होल्डर लायबिलिटी. तो 3 टका और नहीं देना है. इफ डन द कंपनी सेड टू हैव रिड्यूस्ड इट्स शेयर फ्रॉम ₹10 to ₹7 एज फुल्ली पेड अप शेयर. मतलब एक्चुअली देना था 10 का ही, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि अभी 3 टका लेके बेकार होगा, कंपनी का भी कोई काम नहीं है, बिजनेस लॉस में जा रहा है. तो जब आप लॉस में जाओगे या फिर आपके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास प्रॉपर बिजनेस का जोन नहीं है, तो फिर आप फालतू में शेयर होल्डर का पैसा लेके क्या करोगे. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अपना कैपिटल को रिड्यूस कर दो. दिस इज कॉल्ड इंटैक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिड्यूस करने का. इसके ऊपर कुछ प्रोविजंस है, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है, सबका सिमिलर टाइप ऑफ मतलब कॉन्सेप्ट है, एक बार गो थ्रू कर लो. अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क मी. ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो. आई थिंक कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. बाईबैक थोड़ा डिटेल्स में हुआ, बोनस भी थोड़ा डिटेल्स में कर दिए. ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने डिटेल्स नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पढ़ोगे नहीं. ठीक है, आपको पढ़ना सभी कुछ है. ठीक है, लेकिन जो पॉइंट मुझे डिटेल्स में बोलना था मैं बोला आपको. अब आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनता है, आप घर में थोड़ा गो थ्रू करो. ठीक है सर, आप थोड़ा घर में गो थ्रू करो. अगर आपको किसी पॉइंट में कोई दिक्कत होता है आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरे चैप्टर में जाएंगे. शेयर कैपिटल डिबेंचर में बहुत चर्चा की है सर, बहुत चर्चा की है, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा सर. अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट क्रिएट होता है आई विल डिस्कस, मस्ट ऑब्वियसली. पूरा का पूरा शेयर कैपिटल और डिबेंचर का मैट को छान मार दो सर, उसके नीचे बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन को भी छान मार दो. एकदम पूरा क्वेश्चन आंसर को भी रेडी कर लो. जैसा क्वेश्चन मिल रहा है पढ़ते जाओ, ताकि एमसीक्यू में डाउट ना क्रिएट हो, सेक्शन में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है सर, बस इतना ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है. अब अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछो. बोलो सर, कंपनी लॉ कैसा लग रहा है? कंपनी लॉ का लेवल अभी आई होप समझ में आ रहा होगा सबको. बोलो सर, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? हाँ सर. नो दादा. ओके सर, ओके सर, ठीक है. ठीक है सर, अगर समझ में आ गया तो आज के लिए बाय, इतना ही, टाटा. गुड नाइट. Bye, sir. ओके, गुड नाइट सर. गुड नाइट Bye, सर. Bye, sir. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट सर. স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল স্যার. बोलो सर. স্যার